अध्याय 1651 मून सिटी ग्रेट फायर गिल्ड। ये देखकर कि अर्जुन अपने साथ ब्लू स्काई, सनसेट और यहाँ तक कि ब्लैक सिकल भी ले आया है, अनार का फूल मुस्कुराया और बोला, लगता है इस यात्रा से फसल कम नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया और अनार के फूल से कहा, ये 3 लोग भरोसेमंद भाई हैं, वे अपना जीवन उन्हें सौंप सकते हैं। अनार ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम जानते हो कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने नीचे से ऊपर तक हर तरह के लोगों को देखा है। ये कहा जा सकता है कि मैंने अनगिनत लोगों को देखा है। तुम अपनी यह चालाकी मुझसे नहीं छिपा सकते। तुम एक नया संघ शुरू करने जा रहे हो और भरोसेमंद लोगों को ढूंढने जा रहे हो। सच बताओ, क्या तुम मरना चाहते हो? कैनयांग और अन्य लोग आश्चर्य से अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन ने कहा, चूंकि वे सभी हमारे अपने लोग हैं, इसलिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं लगभग 2 महीने में एक नियुक्ति पर जाऊंगा। अगर मेरी उम्मीद सही है तो मेरे वहां मरने की 90% संभावना है। धिक्कार है, ये कैसा समझौता है जो इतना खतरनाक है। कैनयांग ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जो भी तुम्हें मारना चाहेगा मैं उसे मार डालूंगा। अर्जुन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया, आप मेरी मदद नहीं कर सकते। यह मेरा अपना मामला है, इसलिए मैं इसे केवल खुद ही हल कर सकता हूँ। मुझे डर है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ पीछे छोड़ना होगा। इसलिए मैं ब्लेजिंग सन गिल्ड बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप में से कुछ लोग इस गिल्ड की रक्षा करें और इसे बड़ा बनाएं। कम से कम मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मुझे वह करने में मदद करे जिसका मैं सपना देखता हूँ। तुम्हारा सपना एक बड़ा गिल्ड बनना है। कैनयांग ने सिर खुजाते हुए कहा, क्या तुम इसे साफ साफ समझा सकते हो? इस इलाके के तुम बदबूदार अनपढ़ लोगों की बातों में कई छिपे हुए मतलब होते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं न्याय और व्यवस्था पर जोर देता हूँ। मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसी अराजकता नहीं रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब ये स्थिर हो जाएगी। अगर मैं इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकूं तो मरना सार्थक होगा। डूहुआ ने भावुक होकर कहा, तुम सचमुच एक अथाह व्यक्ति हो। खैर, चूंकि तुम एक संघ स्थापित करना चाहते हो तो तुम्हें आज रात मेरे साथ आना होगा। प्रकाश का मास्टर शहर। सतह पर पूर्व, दक्षिण, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के 4 सम्राट संघ थे जिनकी असाधारण स्थिति थी। इसके अलावा अन्य बड़े और छोटे संघ जिनमें मछलियां और ड्रैगन शामिल थे सामूहिक रूप से डाक संघ कहलाते थे। ये शैली का नहीं बल्कि प्रकाश को न देख पाने की उनकी अक्षमता का संकेत था। 4 सम्राटों के संघ में स्वाभाविक रूप से 4 मार्शल सम्राट नेता थे, लेकिन बड़े और अव्यवस्थित डाक संघ में भी नेता थे। डाक गिल्ड के 5 अस्तित्व थे जो इस प्रकार दिखते थे जैसे वे देश पर शासन कर रहे हों और मास्टर 6 उनमें से एक था। मास्टर 6 का शीर्षक मार्शल आर्ट ऊर्जा से भरपूर था और यह डाक गिल्ड की प्रकृति और शैली के साथ मेल खाता था। 4 सम्राटों का संघ एक रूढ़िवादी सेना की तरह है। 4 सम्राटों की साझा उंगली एक ऐसे अस्तित्व की तरह है जो शक्ति को अपना आधार बनाता है। मैं तुम्हें स्वर्ग का एक टुकड़ा दे सकता हूँ। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हारा स्वर्ग बन जाऊंगा। जहाँ तक डाक गिल्ड के 5 बड़े दिग्गजों की बात है, वे सभी अपने बड़े गुट को इकट्ठा करने के लिए अपने करिश्मे पर निर्भर थे। क्योंकि अव्यवस्थित और निष्क्रिय मार्शल कलाकार सभी अजीब थे, इसलिए उन्हें केवल मार्शल पावर से दबाना लगभग असंभव था। छठा गुरु कभी कोई अनजान व्यक्ति था, एक अनजान सा सेवक जो संत क्षेत्र में घुल मिल गया था। उसने जियांग शान को धीरे धीरे हराने के लिए अपनी मुट्ठियों और पैरों का सहारा लिया। 300 सालों में वह संत क्षेत्र की अंधेरी ताकतों के सबसे प्रसिद्ध अधिकारियों में से एक बन चुका था। हर साल मून सिटी और सिटी ऑफ लाइट के सभी अन्य संघ लॉर्ड 6 को अपना सम्मान देने के लिए सिटी ऑफ लाइट में आते थे। यह एक नियम था। ये गड़बड़ियां करने वाले गिल्ड लीडर पिछले साल की स्थिति के बारे में मास्टर 6 को रिपोर्ट करते थे। ऐसे में एक नए संघ की स्थापना वास्तव में एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी और उसे कई स्तरों की जांच पड़ताल से गुजरना पड़ता था। इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वह चाहे तो उसे यूं ही स्थापित किया जा सकता था। ये जटिल था और इसके लिए जटिल नियमों की भी आवश्यकता थी। सामान्य तौर पर एक नियमित माध्यम से एक संघ का गठन बेहद अक्षम होता। यह विविध सैनिकों के इस समूह की जांच प्रणाली के लिए विशेष रूप से सच था।
यह इतनी धीमी होती कि आपको अपनी जान पर ही शक होता, इसलिए वे आपकी परत दर परत जांच करने की जहमत नहीं उठाते। इसलिए दूसरा रास्ता सीधे मास्टर 6 को ढूंढना था। अगर बुरा आदमी सिर हिलाने को तैयार हो जाए तो गिल्ड की स्थापना मूलतः सफल मानी जाएगी। रास्ते में डू हुआ ने ये बातें अर्जुन और अन्य लोगों को स्पष्ट रूप से समझाईं। आप सोच रहे होंगे कि मास्टर 6 एक दयालु दिखने वाले बूढ़े व्यक्ति हैं, इसलिए उनके पास इतनी मजबूत कमांड पावर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। डू हुआ ने कहा, इन स्थानीय सांपों का सम्मान जीतना असंभव है, भले ही आपकी नजरें दयालु क्यों न हों। वास्तव में लॉर्ड लियू एक निर्दयी और दुष्ट व्यक्ति है जो इन स्थानीय सांपों का सम्मान जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन उनकी एक विशेषता है, वह ये कि वह बहुत नैतिक हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वह धार्मिकता की बात करते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। तो बैठक में आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसे यह मत सोचने दीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नैतिकता का सम्मान नहीं करते, अन्यथा उसके दिल में आप पहले से ही जीवन और मृत्यु की पुस्तक में लिखे जाएंगे। ये सही है। प्रकाश के शहर में छठा स्वामी स्वर्ग है। अगर वह चाहता है कि तुम मर जाओ तो चाहे 4 सम्राट तुम्हारी रक्षा करने आएं, वे तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इतना शक्तिशाली? लैंतियान ने आश्चर्य से पूछा। वह 4 सम्राटों को हराने में सक्षम था। कैन यांग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, छोटे बदमाश ब्लू स्काई, तुम्हें अभी भी इस पेशे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह 4 सम्राटों को हराने में सक्षम नहीं है, लेकिन 4 सम्राट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 4 सम्राट आपकी रक्षा के लिए आते हैं तो चारों सम्राट आपको जाने देंगे, लेकिन निजी तौर पर उसने आपको मारने के लिए लोगों के एक समूह को भेजा है। आप क्या कर सकते हैं? 4 सम्राट छठे सम्राट के साथ क्या कर सकते हैं? उन हत्यारों ने जोर देकर कहा कि वे तुम्हें इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वे तुम्हें पसंद नहीं करते थे। इसका मास्टर 6 से कोई लेना देना नहीं है। तुम उनसे कहाँ तर्क करोगे? नीला आकाश ओह कहकर बोला, फिर समझ गया। डू हुआ ने सिर हिलाया और कहा, कैन यांग ने जो कहा वह सही है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। छठे मास्टर के प्रति 4 सम्राटों का रवैया अभी भी उनका समर्थन करने के प्रति पक्षपाती है। क्या आपको लगता है कि 4 सम्राटों का संघ विविध मार्शल कलाकारों के इस समूह को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है? हालांकि अगर इन मार्शल कलाकारों को हर जगह परेशानी पैदा करने की अनुमति दी जाती है तो यह कोई समाधान नहीं है। फिर किसी को इन विविध मछलियों और झींगों का प्रबंधन करना होगा, और अंधेरे ताकतों के 5 पुराने स्वामी ऐसे ही चरित्र हैं। इसलिए भले ही चारों सम्राटों को सचमुच पता हो कि मास्टर 6 ने ऐसा किया है, फिर भी वे आंखें मूंद लेते। अन्यथा मास्टर 6 को मारकर किसी और का साथ देने में बहुत समय और ऊर्जा लगती। लैंतियानकी ने कहा, पुराने मास्टर के पास 5 हैं, छठे मास्टर उन्हें 6 क्यों कहते हैं? डू हुआ मुस्कुराया और बोला, मास्टर 6 का उपनाम एम्पायरियन 6 स्वॉर्ड्स है। वह कभी भी छठी तलवार से ज्यादा नहीं मारता। इसीलिए लैंतियान ने सिर हिलाया। वह अभी अभी पवित्र क्षेत्र में पहुंचा था, इसलिए उसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सिटी ऑफ लाइट ड्रंकन फ्लावर पवेलियन, एक बहुत ही अश्लील नाम, एक टूटे हुए रेस्तरां की तरह लग रहा था जो हर जगह देखा जा सकता था। हालांकि असल में ये जगह बहुत ही भव्य और शानदार थी। बिना किसी हैसियत के कोई भी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रंकन फ्लावर पवेलियन वह जगह थी जहाँ लॉर्ड 6 ने अपनी दौलत बनाई थी और यह उनकी एक संपत्ति भी थी। कुछ हद तक ड्रंकन फ्लावर पवेलियन सिटी ऑफ लाइट की प्रतिष्ठित इमारतों में से एक बन गया है। यहाँ आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो आपको बाहर नहीं मिल सकती, जैसे कि खुफिया जानकारी वगैरह। ड्रंकन फ्लावर पवेलियन की एक और बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ नियम कानून थे। लोगों में एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी नफरत क्यों न हो, वे यहाँ निजी तौर पर लड़ नहीं सकते थे। इसे मास्टर 6 द्वारा नामित किया गया था। यदि किसी व्यक्ति को उसके दुश्मनों द्वारा शिकार बनाया जाता था तो उसे सुरक्षित रहने के लिए केवल शराबी फूल मंडप में छिपने की जरूरत होती थी और कोई भी अंदर आकर उसे मारने की हिम्मत नहीं करता था।
ड्रंकन फ्लावर पवेलियन में किसी को मारना मास्टर 6 की उंगली काटने के बराबर था। इसके परिणाम बहुत ही गंभीर थे। अध्याय 1652 ये दिन वार्षिक हीरोज गैदरिंग का बड़ा दिन था। ड्रंकन फ्लावर पवेलियन के आसपास के सभी 5 ब्लॉकों को साफ कर दिया गया। 5वीं गली में सड़क पर एक भी बेकार आदमी नहीं था। यहाँ आने वाली हर गाड़ी एक बड़ी और प्रतिष्ठित गाड़ी होती थी। प्रकाश नगरी, चंद्र नगरी, तारा नगरी, स्वर्ग नगरी, पृथ्वी नगरी और 5 नगरों के संघों के अधिकार क्षेत्र में थी। वहाँ पहले से ही हजारों संघ थे। कुछ गिल्ड छोटे आकार के नहीं थे, जिनमें 1000 से ज्यादा सदस्य थे। कुछ गिल्ड असल में बस एक छोटा सा टूटा हुआ खोल थे। 10 से ज्यादा गिल्ड सदस्य थे और इस तरह के गिल्ड असामान्य नहीं थे। हजारों गिल्ड सदस्यों वाले ग्रेट फायर गिल्ड जैसे गिल्ड को पहले से ही एक सभ्य पैमाने का माना जा सकता है। अर्जुन के पास प्रकाश नगर की केवल एक ही छाप थी, जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 शहरों के सभी संघ शामिल थे। शराबी फूल मंडप की सड़क पर अर्जुन की गाड़ी रुकी हुई थी। वे बस धीरे धीरे इंतजार कर सकते थे। उनके सामने बहुत सारी गाड़ियां थीं। यहाँ हजारों गिल्ड गाड़ियां भरी हुई थीं, जिससे अर्जुन को सभी रूपों की एक छोटी सी दुनिया देखने का मौका मिला। कुछ गिल्ड लीडर्स ने गिल्ड लीडर्स के आगे सिर और कमर झुकाए। वे बेहद चापलूसी कर रहे थे। उनकी इच्छा थी कि वे घुटनों के बल बैठकर दूसरों के जूते चाट सकें। वे गिल्ड लीडर्स की चापलूसी की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके थे। उनके पास कोई गिल्ड लीडर ही नहीं था, लेकिन सतह पर इस तरह का व्यक्ति दूसरों की चापलूसी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अगोचर निर्दयता थी। इसके अलावा हजारों सदस्यों वाले गिल्ड ने भी अपनी मुट्ठियां भींच लीं और सबका अभिवादन किया। उन्होंने सिर हिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। वे अच्छे बुजुर्ग लग रहे थे। वे सभी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वास्तव में इस तरह के व्यक्ति के मित्रवत आभामंडल के नीचे एक भयावह और निर्दयी हृदय छिपा हुआ था। एक पल के लिए अर्जुन ने शराबी फूल मंडप के सामने का दृश्य देखा, मानो उसने सड़कों पर गुंडों का एक समूह देखा हो। वह एक गिल्ड लीडर जैसा व्यवहार कैसे कर सकता था? दो हुआ ने अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा, इसे किसी अज्ञात व्यक्ति के जीवित रहने का तरीका कहा जाता है। सच कहूं तो अर्जुन बहुत असंतुष्ट था। उसे यह आदत पसंद नहीं थी। छोटे से नीले पत्थर वाले शहर में रहते हुए भी नगर स्वामी हांग जैन सीधे बैठ सकते थे। उनका पद चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, फिर भी उन्हें वह सब कुछ मिलता था जिसके वे हकदार थे। इसका मतलब यह नहीं था कि अर्जुन को दिखावटी लोग पसंद थे, बल्कि हांग जैन जैसे लोग सख्त और सिद्धांतवादी थे। चूंकि वह एक नगर स्वामी था, इसलिए छोटे से छोटे नगर स्वामी को भी नगर स्वामी जैसा व्यवहार करना पड़ता था। केवल इसी तरह से लोग ऐसी व्यवस्था के तहत सुरक्षित महसूस कर सकते थे और वे ऐसे नगर स्वामी पर भरोसा कर सकते थे कि वह उनकी रक्षा करेगा। हालांकि अर्जुन को शराबी फूल मंडप के सामने सुरक्षा और विश्वास की इस भावना का थोड़ा सा भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। ओह, क्या ये गिल्ड लीडर हुआ नहीं है? गाड़ी के किनारे से एक तीखी आवाज सुनाई दी। गाड़ी के नीचे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसने खूबसूरत कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था। उस व्यक्ति की भौहें चोर जैसी और आंखें चूहे जैसी थीं। उसका शरीर झुका हुआ था और उसके हाथ गंदे और तेल से सने हुए थे। उसने आदरपूर्वक सिर हिलाया और झुककर अनार के टुकड़े को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जाहिर है, ये व्यक्ति किसी बड़े संघ का अध्यक्ष नहीं था। उसे तो कोई मामूली व्यक्ति होना चाहिए था। हालांकि अपनी इस आदत के चलते उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने उस चोर नजर वाले आदमी को लूटने दिया, पर फिर भी वह उसे लगातार छेड़ती रही, कभी कभी पीछे से उसकी जांघों को पकड़ लेती। जियांगू में वह कदम दर कदम ऊपर चढ़ने से खुद को रोक नहीं पाती थी। यही उसका व्यक्तित्व था। चलो चलें, मेरी गाड़ी आगे है। गिल्ड लीडर हुआ मैं तुम्हें ले आता हूँ। यहाँ कतार में मत लगना, उस बेचारे अधेड़ आदमी ने कहा। डू हुआ ने अपनी मोहक निगाहों से उसे बेरहमी से खरोंचा, जिससे वह शिष्ट आदमी कांप उठा।
अर्जुन गाड़ी से बाहर कूद गया, लेकिन उसके स्वभाव ने उस अशिष्ट व्यक्ति को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। ऐसा नहीं था कि अर्जुन शर्मीला था या ईमानदार होने का दिखावा कर रहा था, बल्कि उसका आभामंडल बहुत सकारात्मक था। यह एक ऐसी आदत है जो कई वर्षों से विकसित हो रही है और इसे बदलना कठिन है। आमतौर पर अर्जुन जैसे लोग बहुत सीधे खड़े होते थे। जब वे खड़े होते थे तो उनकी कमर सीधी रहती थी। यह एक आदत भी थी। अगर वे किसी बड़े या गुरु से मिलते भी तो उन्हें झुकना पड़ता था या फिर झुकना पड़ता था। उनके पैर बिल्कुल सीधे होते थे और वे अपनी मुट्ठियां ठीक से बांधते थे। उनके झुकने का तरीका बहुत ही बारीकी और सूक्ष्मता से होता था। यह एक मानक और पूर्ण 90 अंश का कोण था। इसलिए अर्जुन यहाँ खड़ा था, आसपास के वातावरण से पूरी तरह अलग। आगे बढ़ो, मुझे अध्यक्ष से कुछ कहना है। अर्जुन मुस्कुराया और गिल्ड नेता की ओर मुट्ठियां भींच लीं। गिल्ड लीडर ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराया, मैं उसके सामने इंतजार करूंगा। गिल्ड लीडर के जाने के बाद अर्जुन ने दुहुआ को देखा और कहा, मैं आपकी पृष्ठभूमि जानता हूं और मुझे पता है कि यह आपके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन गिल्ड लीडर हुआ, मुझे कुछ कहना है, शायद आप नाखुश होंगे। दुहुआ ने सिर हिलाया, बोलो। अर्जुन ने कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि यह आपकी व्यक्तिगत पसंद है या आप इसका बहुत आनंद लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि अब आप गिल्ड लीडर के रूप में सामने आए हैं और चूंकि अब आप और मैं एक ही पक्ष में हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना अनियंत्रित व्यवहार छोड़ दोगे। मुझे उम्मीद है कि तुम एक गिल्ड लीडर की तरह व्यवहार करोगे। निजी तौर पर तुम जो भी करना चाहो वह तुम्हारा निजी मामला है। अगर तुम दिन में 18 आदमियों के साथ भी खिलवाड़ करो तो भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी नहीं। दुहुआ दंग रह गया। अर्जुन ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम और मैं अब भी एक ही रास्ते पर होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो हम अभी अलग हो जाएंगे। भविष्य में मैं तुम्हारा 2 गुना एहसान मानूंगा, लेकिन अब हम एक ही रास्ते पर नहीं हैं। दुहुआ मुस्कुराया और बोला, मैं जानता हूँ, दिल से तुम अब भी मुझे नीची नजर से देखते हो। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मैंने तुम्हें कभी नीची नजर से नहीं देखा। इसके विपरीत मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ। हालांकि अब यह अतीत नहीं रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी गरिमा वापस पाओ। अगर तुम भी खुद को नीची नजर से देखोगी तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारी गरिमा को जमीन से उठाने में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने अपना मुंह दुहुआ के कान के पास ले जाकर फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो कृपया मुझे अब से तुम्हारा सम्मान करने दो। यदि आप अपनी गरिमा की रक्षा करना चाहते हैं तो मैं आपकी रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग कर सकता हूँ। सबसे बुरी स्थिति में ये केवल मृत्यु है। मरने में इतना डरने वाली क्या बात है? मुझे डर है कि मरने से भी लोग मुझे नीची नजर से देखेंगे। अनार के फूल की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने कहा, ठीक है, मुझे पता है। उसकी आंखों में चमक थी। अनार एक ऐसी महिला थी जिसने अपनी गरिमा को अपने पैरों तले फेंक दिया था और अपनी आंखों में आंसू भरकर उसे अनगिनत टुकड़ों में कुचल दिया था। अब जिस इज्जत को उसने त्यागा था, रौंदा था, उसे इंसान ने अपनी जान से भी ज्यादा कीमती समझा। उसने उसे दोनों हाथों से उठाया और साफ कर दिया। इस समय दुहुआ पहले से ही अर्जुन का कोई व्यक्ति था। कैन यांग ने जोर से सिर हिलाया। उसने अर्जुन की पीठ की ओर देखा और अचानक उसे लगा कि अर्जुन उससे लंबी है। कैन यांग ने ब्लू स्काई की पीठ थपथपाई और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे आदमी कहते हैं। लैन तियान ने कहा, मुझे कुछ ऐसा बताओ जैसे कि मैं नहीं जानता। तुम्हें खुद ही बताना चाहिए। कैन यांग ने अपनी मुट्ठियां रगड़ते हुए कहा, प्रिय ब्लू स्काई, मैं तुम्हें इतनी जोर से पीटना चाहता हूं कि तुम उठ न सको। मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या सोचते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, ब्लू स्काई ने कहा। तो मैं तुम्हें 2 दिन में पीट दूंगा, कैन यांग ने कहा। ब्लैक सिकल बगल से हंसा। उसने भी अर्जुन की तरफ देखा और मन ही मन कहा, इस तरह के इंसान के साथ काम करते हुए मुझे हमेशा लगता है कि मेरी कमर थोड़ी सीधी हो गई है। आधा छोटी गौरैया की मुट्ठी कैन यांग के चेहरे पर पड़ी। 10 सेकंड बाद सूरज जाग गया। अध्याय 1653। शराबी फूल मंडप के सामने अभी भी भीड़ जमा थी और अभी तक कोई भी अंदर नहीं आया था। कुछ मिनट बाद उनके सामने खड़ी भीड़ से जयकारे की आवाजें गूंज उठीं।
फिर उन्होंने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह हॉल में उमड़ पड़ा है। अर्जुन को एक उदास प्रभावशाली आभामंडल आता हुआ महसूस हुआ। वह प्रभावशाली आभामंडल अतुलनीय रूप से ठंडा और असाधारण रूप से शक्तिशाली था। इस प्रभावशाली आभामंडल के कारण लोग थोड़ी तेजी से सांस लेने लगे। सामने से किसी ने चिल्लाकर कहा, मास्टर 6 आ गए हैं, अंदर आइए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, भीड़ ने उपहार उठा लिए और उनके पीछे चल पड़ी। ये सचमुच प्रभावशाली है। कुछ लोग सीधे पवित्र आत्मा के पत्थरों से भरा एक बड़ा थैला लेकर चलते थे, जबकि अन्य लोग अमूल्य खजाने को अपने साथ रखते थे। हुआ इतने सालों से ग्रेट फायर गिल्ड चला रही थी। हालांकि उसने उतना नहीं कमाया था जितना ऊपर से दिख रहा था, फिर भी उसके पास कुछ स्टॉक था। उसके पास 3 ब्रोकेड के डिब्बे थे, जिनमें से हर एक में लाखों साल पुराना 7वीं कक्षा का स्पिरिट जिनसेंग था। ग्रेड 7 स्पिरिट ग्रास कई प्रकार के थे, लेकिन ग्रेड 7 स्पिरिट जिनसेंग बहुत कम थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिनसेंग का 10 लाख साल तक जीवित रहना लगभग असंभव था। अर्जुन ने पहले छोटे गुप्त क्षेत्र में जो 8वीं श्रेणी की आत्मा घास प्राप्त की थी, वह असली जिनसेंग नहीं थी, बल्कि वह जिनसेंग जैसी ही थी। इसके अलावा वह पहले से ही एक आत्मा बन चुकी थी, जिसमें जीवन शक्ति और बुद्धि थी। डूहुआ के हाथ में 3 मिलियन वर्ष पुरानी स्पिरिट जिनसेंग असाधारण रूप से दुर्लभ थी। ये वस्तु एक खजाना थी जो शरीर को पोषण देती थी और आसानी से प्राप्त हो जाती थी। हालांकि अन्य गिल्ड नेताओं के हाथों में उस शानदार उपहार के सामने अनार के फूल की आत्मा जिनसेंग अभी भी बहुत बेकार थी। हुआ ने बड़े बैग को ले जा रहे अध्यक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, वह बैग मध्यम श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों से भरा है। इसकी कीमत कम से कम 2 से 3 हजार निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों के बराबर है। ये सुनकर कैनयांग और अन्य लोग मुस्कुरा उठे। 4 से 500 निम्न श्रेणी के पवित्र आत्मा पत्थरों से एक मार्शल संत बन सकता है। 2 से 3 हजार, तो क्या 5 से 6 मार्शल संत नहीं बनेंगे? उस आदमी ने मास्टर को 6 पवित्र आत्मा के पत्थर नहीं दिए, उसने बस अपने हाथों को प्याले में भरकर 5-6 मार्शल संत भेजे। इसकी तुलना में डूहुआ के हाथ में 3 जिनसेंग के डंठल वास्तव में उल्लेख के लायक नहीं थे। कितनी बड़ी रकम है, मैंने बहुत पैसा लगाया है। कैनयांग अवाक रह गया। अरे, इतने सारे पवित्र आत्मा पत्थरों के साथ, मुझे डर है कि केवल 10,000 लोगों का एक गिल्ड लीडर ही उन्हें निकाल सकता है। अर्जुन पहले ही समझ चुका था कि लिटिल गिल्ड उतना नहीं कमा रहा था जितना उसने सोचा था। लिटिल गिल्ड के कई व्यवसाय, जैसे स्पिरिट स्टोन एक्सचेंज का व्यवसाय, 4 सम्राटों के गिल्ड को सौंप दिए गए थे। दूसरे शब्दों में, छोटा गिल्ड काफी शानदार दिखता था, लेकिन वास्तव में उन्होंने जो कमाया वह केवल एक पतली परत थी, और 4 सम्राट गिल्ड के लिए और भी अधिक तेल और पानी बह गया। अंततः वह शराबी फूल मंडप में प्रवेश कर गया, जो सुनहरा और चमकदार था। हर स्तंभ शुद्ध सोने से बना था। अब सोना युद्ध कलाकारों के लिए आकर्षक नहीं रहा। इस तरह की सजावट पूरी तरह से सोने के प्रति सहज प्रेम और सोने के महान अर्थ पर आधारित थी। किसी भी मार्शल आर्टिस्ट का साधना क्षेत्र चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह इस एहसास को नहीं भूल सकता। यह एक अवचेतना थी जो बचपन से ही बनी हुई थी। शराबी फूल मंडप के प्रवेश द्वार पर मास्टर 6 की नाम सूची थी। जब उन्होंने फायर गिल्ड में पंजीकरण कराया तो एक छोटा सा प्रकरण सामने आया। डूहुआ, अर्जुन और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से अपने नाम पंजीकृत करवा लिए थे। यहाँ तक कि ली दा और लिटिल बग ने भी छद्म नामों से पंजीकरण करवाया था। हालांकि ब्लैक सिकल ने ऐसा नहीं किया। ब्लैक सिकल सीधे अंदर चला गया। पंजीकरण सूची में शामिल व्यक्ति ने ब्लैक सिकल की ओर देखा तक नहीं। क्या हुआ? कैनयांग ने उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखा, फिर काली दरांती की ओर देखा और कहा, तुम रजिस्टर क्यों नहीं करते? अगर वह आपकी असली पहचान भी जानता तो भी उसे इतने विशेषाधिकार नहीं मिलते। काला दरांती शब्द का संत क्षेत्र में अभी भी जबरदस्त प्रभाव था। उनकी उत्तम 100% मिशन पूर्णता दर आज भी पूरे संत क्षेत्र में प्रसिद्ध थी।
अर्जुन मुस्कुराया और कहा, उस व्यक्ति ने काले दरांती के अस्तित्व पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ओह, कैन्यांग और अन्य लोगों ने अपना सिर हिलाया और अचानक उन्हें एहसास हुआ, ब्लैकसिकल एक अदृश्य व्यक्ति है। वह अदृश्य नहीं है, पर आपके सामने खड़ा है। आपको कभी पता ही नहीं चला कि वह मौजूद है। इस तरह की पद्धति ने कैन्यांग, लांटियन और अन्य लोगों को ईर्ष्या से पागल कर दिया। ये ठीक इसलिए था क्योंकि ब्लैकसिकल ने इस दुनिया को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए उसने ऐसी भूतिया क्षमता को समझ लिया था। यहाँ तक कि अर्जुन के पास भी यह क्षमता नहीं थी। छठी मंजिल। हॉल बहुत बड़ा था और इसमें एक साथ 1 लाख लोगों को आसानी से बैठाया जा सकता था। ये जगह एक छोटे से कोलोसियम जैसी थी जो आमतौर पर बंद रहती थी। छठी मंजिल पर अर्जुन ने सभी प्रकार के लोगों को देखा, आमतौर पर राष्ट्रपति और उनके योग्य अधीनस्थ। और यहाँ अर्जुन ने अंततः महान छठे मास्टर को देखा। वह एक लाल दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था, गांजा, लाल दाढ़ी वाला, मोटा। एक व्यक्ति का शरीर लगभग 1 दर्जन लोगों जितना चौड़ा था और उसकी ऊंचाई आश्चर्यजनक थी। वह 6 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अभी तक कोई विशालकाय नहीं था। वह एक साधारण इंसान था, युआन मेंग कैन्यांग से भी लंबा। यह अति मोटा आदमी विशेष रूप से निर्मित अतिशाही कुर्सी पर बैठा था। उसकी छोटी छोटी आंखें गरिमा के साथ इधर उधर घूम रही थीं। गिल्ड उपहार और चापलूसी उपहार के साथ चले गए। छठे मालिक ने उपहारों की तरफ देखा तक नहीं, बस यूं ही हाथ हिला दिया और एक नौकर ने उपहार ले लिए। अर्जुन और अन्य लोग इस बार एक मिशन के साथ आए थे। अनार अर्जुन और उसके साथियों को मास्टर 6 के पास ले आया और उन्हें उपहार भेंट किए। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर 6 ठीक हैं। छठे मालिक ने सिर हिलाकर कहा, छोटी फूल, इस साल तुम्हारी आजीविका काफी अच्छी रही है। डू हुआ बेहद सम्मान से भरी हुई थी। उसने मास्टर लियू की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने झुककर कहा, मास्टर लियू के आशीर्वाद से ये बुरा नहीं है। छठे मास्टर ने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। डू हुआ ने जल्दी से कहा, छठे मास्टर, मैं यहाँ एक नया संघ स्थापित करने आया हूँ। कृपया दया दिखाएं और अपना सिर हिलाएं। मास्टर 6 के पास एक लंबा और सुंदर आदमी खड़ा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, पर दादाजी, भोज का समय हो गया है। छठे गुरु ने कहा, खोलो। छठे मास्टर, ये। डू हुआ ने कहा। छठे मास्टर ने हाथ हिलाते हुए कहा, हम नए गिल्ड के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन डू हुआ अभी भी बोलना चाहता था। फौरन 2 नौकर आगे आए। उनमें से एक ने अनार के मुंह पर तमाचा मारा और चिल्लाया, मुझे नियम नहीं पता, नीचे उतर जा। अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़कर ये दृश्य देखा। अनार ने आदरपूर्वक झुककर कहा, छठे गुरु, कृपया चले जाइए। डू हुआ के चेहरे पर आग जैसी लाल हथेली की छाप नहीं पड़ सकती थी और यह असाधारण रूप से आंखों को लुभाने वाली थी। छठा मास्टर कितना शक्तिशाली था। जब डू हुआ जैसे किसी व्यक्ति को थप्पड़ से पुरस्कृत किया गया तो न केवल उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी एस्ट्रल क्यूई को प्रसारित करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उसने अपने शरीर की ताकत को कमजोर करने की पहल भी की, जिससे दिव्य मार्शल स्टेज के एक सेवक को उसके जैसे स्वर्ग रैंक वाले तीसरे चरण के मार्शल कलाकार पर हथेली का निशान छोड़ने की अनुमति मिली। ये थप्पड़ एक सबक था। शराबी फूलों के मंडप से निकलने से पहले उसे अनार के फूल को सहना पड़ा। एक बार जब उसने अपने चेहरे पर पड़े थप्पड़ को हटाने की हिम्मत की तो इसे मूल रूप से मास्टर 6 का अपमान माना जाएगा। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। अर्जुन और अन्य लोग अपनी सीटों पर बैठ गए। अर्जुन डू हुआ के चेहरे पर हथेली के निशान को देख रहा था। अनार एक पल के लिए शर्मा गया और बोला, ये बहुत सामान्य बात है, वे सभी इसी रास्ते से यहाँ आए थे। ऐसा मत सोचिए कि आप नुकसान में हैं। यहाँ मौजूद सभी गिल्डों को, यहाँ तक कि जिनके पास हजारों अधीनस्थ हैं, उन्हें भी पहले कभी थप्पड़ नहीं मारा गया है। यदि किसी को मास्टर 6 ने व्यक्तिगत रूप से थप्पड़ मारा है तो उसे कई महीनों तक दिखावा करना पड़ेगा। अध्याय 1654। मानो इस बात से डरते हुए कि अर्जुन अपने गुस्से को दबा नहीं पाएगा, डू हुआ ने कहा, गुस्सा मत करो,
इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर मास्टर 6 के लोग मुझे मारने को तैयार हैं तो इसका मतलब है कि मैं अब भी उनकी नजरों में हूँ। अगर वह मुझे मारना भी नहीं चाहते तो कुछ बड़ा होगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो नियमों को बिल्कुल न समझे। बस इस थप्पड़ ने आपको चोट पहुँचाई है। अर्जुन भी बेवकूफ नहीं थी। दूसरे लोगों के अपने नियम थे। अगर उन्होंने इस थप्पड़ की वजह से परेशानी खड़ी की होती तो वे डू हुआ की मदद नहीं करते बल्कि उसे मौत के घाट उतार देते। इसके बाद छठे गुरु ने अचानक से संघ का नाम बताया, मानो वह नदियों और पहाड़ों की ओर इशारा कर रहा हो। संघ का नेता तुरंत सब कुछ रोककर अपनी स्थिति बताने के लिए दौड़ पड़ा। अर्जुन को लगा कि यह छठा मास्टर वास्तव में काम का निरीक्षण नहीं कर रहा था, ये तो उसकी शक्ति का प्रदर्शन करने का एक वार्षिक दिन था। हालांकि वे स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र गिल्ड लीडर जिन्हें मास्टर 6 द्वारा नामित किया गया था, वे सभी स्वर्ग से आए उपकार की तरह थे। इतने खुश थे कि वे लगभग बेहोश हो गए। भोज में हंसी का माहौल था। यहाँ किसी ने एक आदमी और एक औरत के साथ संबंध बनाए और नंगा होने लगा। कुछ लोगों ने जुआ खेलने के लिए टेबल लगा दी और उन पर बड़ी मात्रा में पवित्र आत्मा के पत्थर फेंक दिए। पत्थरों पर जुआ खेला। यहाँ आने वाले लोग गंभीर नहीं थे। उनसे सम्मानजनक तरीके से खाना खाने की उम्मीद करना असल में एक मूर्खता का सपना था। जहाँ तक अराजक और धुएं भरे दृश्य की बात है, मास्टर 6 को यह और भी ज्यादा पसंद आया। उसे आतिशबाजी की गंध और शोरगुल वाला दृश्य पसंद आया। अचानक कुछ ही दूरी पर एक मेज पर बड़ी लड़ाई हो गई। 4 स्तरीय स्वर्गीय क्लेश गिल्ड लीडर को एक युवक ने जमीन पर पटक दिया। वह युवक सचमुच लड़ रहा था। उसने गिल्ड नेता को पीट कर और लात घूंसों से मार डाला। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि गिल्ड लीडर पिटाई के दौरान चिल्ला रहा था। उसे एक थप्पड़ और एक लात पड़ी और वह लगातार 2 बार चिल्लाया। प्रतिष्ठित गिल्ड लीडर ने अपनी नाक और मुंह से खून खांसा और उसकी पसलियां कुचलने वाली थीं, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी रक्षा को कमजोर कर दिया, जिससे युवक खुशी से लड़ सके। अर्जुन ने देखा कि जिसने उसे मारा वह छठे गुरु का परपोता सुंदर आदमी था। ये व्यक्ति मार्शल सेंट क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था और उसकी वास्तविक आयु अधिकतम 17 वर्ष ही थी। उसका अद्भुत क्षेत्र स्पष्ट रूप से मास्टर 6 द्वारा पवित्र आत्मा के पत्थरों का उपयोग करके एकत्रित किया गया था। उस आदमी की आंखें लाल हो गईं और उसने गिल्ड लीडर को जोर से लात मारी। उसने डांटा, धिक्कार है तुझ पर। ये बाप तुझे मुंह दिखाने के लिए तरस रहा है। तूने सचमुच हाथ बढ़ाने की हिम्मत कैसे की? तू कौन है? तू मेरी शराब भी ले सकता है। वे लगभग मर चुके हैं। कैन यांग ने भौहें चढ़ाईं। स्वर्गीय क्लेश के चौथे चरण के गिल्ड नेता को आध्यात्मिक समुद्र में एक पैर से लात मारी गई। उसकी 1/3 हड्डियां टुकड़े हो चुकी थीं और उसका आध्यात्मिक सागर इस हद तक टूट चुका था कि उसकी आभा स्थिर हो चुकी थी और वह फटने ही वाला था। फिर भी उसने जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। न सिर्फ उसे पीटा गया बल्कि उसने तालियां भी बजाईं और माफी मांगते हुए हंसा भी। जियाओ हुआंग, दूर से मास्टर 6 ने अंततः बात की। गिल्ड नेता की पिटाई के बाद उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और मुस्कुराने की कोशिश की। 6 खांसी। मास्टर 6 खांसी। छोटे युवा मास्टर, धीरे करो। 6 खांसी। मास्टर 6 ने मुझसे कुछ पूछा था। युवक ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसका स्वागत मुक्का और लात से किया। मास्टर 6 ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? गिल्ड नेता ने जल्दी से कहा, हाँ, खांसी। यह एक बदमाश है। इसे अपना सिर उठाना नहीं आता था। ये युवा मालिक से टकरा गया। ये पिटाई के लायक था। खांसते उसकी खांसी में खून आ गया। मास्टर 6 ने सिर हिलाया और कहा, लड़ो। जब तुम लड़ोगे तो तुम्हें नियम समझ में आ जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की, नहीं किसी की हिम्मत हुई उसे मनाने की। हर कोई उसके साथ मुस्कुरा रहा था। मास्टर लियू के बोलने के बाद उन्होंने गिल्ड लीडर की ओर देखना बंद कर दिया।
कोई आवाज नहीं थी। सुंदर आदमी हौंफने लगा और अपने हाथ से खून पोंछने लगा। छठे मास्टर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, अगर तुम मर जाओ तो इसे फेंक दो, यहाँ मेहमानों की भूख मत खराब करो। हाँ, दोनों नौकरों ने उस गिल्ड नेता को, जिसे पीट पीट कर मार डाला गया था, लपेटा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये कैसा डर था, किसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा और उनके शरीर की सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। मरने से पहले उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अंधेरे ताकतों के लोग पहले से ही लॉर्ड सिक्स से अपनी आत्मा की गहराई तक भयभीत थे, मानो कोई प्राचीन सम्राट अपनी प्रजा का सिर धड़ से अलग कर देना चाहता हो। जिस क्षण कसाई का चाकू नीचे आया, उसकी प्रजा ने अपनी मृत्यु के क्षण में सम्राट को कोसने का साहस नहीं किया। ये भय पहले से ही दास्ता का एक रूप बन चुका था। इस दृश्य ने अर्जुन को बहुत हैरान कर दिया। कम से कम अर्जुन को लगा कि नियम ऐसे नहीं थे। अर्जुन बहुत दुखी था। जब से अनार के फूल को थप्पड़ मारा गया था, उसका दिल गुस्से से घुट रहा था। हालांकि वह जानता था कि बेहतर होगा कि वह कहीं फट न जाए या अनारों के लिए मुसीबत न खड़ी कर दे। वह बिना आवाज किए बस एक के बाद एक घूंट भर शराब पी सकता था। कैनयांग, लैंतियान और अन्य लोगों ने अर्जुन की अभिव्यक्ति पहले कभी इस तरह नहीं देखी थी और किसी ने भी अर्जुन से बात करने की हिम्मत नहीं की। किसी को नहीं पता था कि इस पद तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। यूं ही छठे गुरु के परिवार के परपोते ने उन्हें मार डाला। उनके पास अपनी लाश दफनाने के लिए भी जगह नहीं थी। उन्हें सीधे सड़क पर फेंक दिया गया। अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए, जो स्वर्ग की ओर इशारा करके श्राप देने के बजाय मरना पसंद करता है, वह गिल्ड लीडर को समझ नहीं सका। अगर वो अर्जुन होता तो वो तलवार उठाकर उस बदमाश को एक ही तलवार से मार गिराता। फिर वो मास्टर सिक्स पर झपट पड़ता। उसे मौत तक लड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता। कष्ट जिया हुआ। मास्टर सिक्स ने रोल को बुलाया और अनार के फूल की ओर इशारा किया। यहाँ रुको, अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा तो नया संघ स्थापित हो जाएगा। डू हुआ ने प्रसन्न भाव से धीमी आवाज में कहा। ये कहकर वह शराब लेकर मास्टर सिक्स के सामने दौड़ी। वह झुक गई और सीधी होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। छठे मास्टर ने शराब का जग पकड़ा और दो हुआ से एक एक शब्द बोलते हुए उसे पी लिया। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ पहुंच गया है, लेकिन उसने अचानक एक नौकर को तेजी से आगे बढ़ते हुए अनार के फूल को चेहरे पर मारते हुए देखा। इस थप्पड़ से पहाड़ जैसी आवाज निकली। शायद ड्रंकन फ्लावर बिल्डिंग की पूरी ऊपरी और निचली मंजिलों से आवाज सुनी जा सकती थी। अनार ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उसने अपने शरीर की रक्षा के लिए डिपक्यूई को संघनित नहीं किया, लेकिन वह अपने शरीर की रक्षात्मक शक्ति को कमजोर करना भूल गई थी। नौकर ने अविश्वास से अनार की ओर देखा और फिर अपने दाहिने हाथ की ओर देखा कि उसने बीच में ही टोक दिया था। छठे मास्टर ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, जिया हुआ, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो नियमों को नहीं समझते। डू हुआ चौंक गया और पुटों ध्वनि के साथ घुटनों के बल बैठ गया। लानत है तुझ पर, अपनी रक्षा कमजोर करने की हिम्मत मत करना, मैं तुझे मार डालूंगा। राक्षस की आंखें लाल हो गईं और वह दहाड़ने लगा। क्या बकवास है, तू बदबूदार घड़ी, अपनी रक्षा कमजोर करने की हिम्मत मत करना, मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा। ऐसा कहकर उन लोगों ने एक लात से अनार के फूल को नीचे गिरा दिया और जब वे उस पर सवार हुए तो उन्होंने झुककर अपनी हथेलियां थपथपाईं। अनार के मुंह और नाक से खून बहने लगा और उसकी आंखें चोट से बाहर निकल आईं। उसे जमीन पर लेटाकर पीटा गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और सिर हिलाया। अर्जुन ने अनार के फूल की ओर देखा तक नहीं, उसने बस पीने के लिए अपना सिर नीचे किया, लेकिन इस प्याले को पीने के बाद वह हिला तक नहीं। उसने अभी भी अपना सिर नीचे कर लिया और कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसका दाहिना हाथ जो शराब का प्याला पकड़े हुए था कांपने लगा। इसके बाद पापा, वह शराब का गिलास अर्जुन के हाथ में टूट गया। अर्जुन ने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया और कहा, काले दरांती, मेरे लिए उस नौकर का हाथ काट दो। ब्लैकसिकल ने सिर हिलाया और अपना हाथ मेज पर रख दिया। किसी ने नहीं देखा कि उसने ऐसा कब किया और किसी ने उसे मेज से उठते भी नहीं देखा। जब अर्जुन ने अपना अंतिम शब्द समाप्त किया तो ब्लैकसिकल ने पहले ही अपना हाथ मेज पर रख दिया था।
तभी कटे हुए हाथ से खून बहने लगा। अध्याय 1655। काली दरांती कितनी तेज थी। अनार पर थप्पड़ मार रहे नौकर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी कोहनी जितनी लंबी बांह अनार की ओर हिलाए। जब उसे एहसास हुआ कि वह अनार के फूल तक नहीं पहुंच पाया है तो उसे एहसास हुआ कि उसकी बांह गायब हो गई है। वास्तव में कुछ लोगों ने ब्लैक सिकल की गतिविधियां देखी थीं, लेकिन उनमें से कुछ लोग आसपास भी नहीं थे। केवल कुछ 10,000 लोगों के गिल्ड नेताओं, साथ ही स्वयं छठे मास्टर ने ब्लैक सिकल के हमले को देखा। नौकर ने अचानक अपना कटा हुआ हाथ पकड़ लिया और बुरी तरह चिल्लाने लगा। किसने किया? मास्टर 6 ने सिर झुका लिया और आराम से शराब पीते रहे, मानो इस मामले से उनका कोई लेना देना ही न हो, और उनके स्वर में जरा भी गुस्सा नहीं था। अर्जुन ने अपने कपड़े ठीक किए और खड़ा हो गया। पूरा अखाड़ा तुरंत शांत हो गया। दो आंखें एक साथ अर्जुन को देखने लगीं। अनार ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और आह भरकर कहा, उसे पता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? लॉर्ड 6 ने उदासीनता से पूछा। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा। टूटे हाथ वाला नौकर गुस्से में था और दहाड़ता हुआ अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने नौकर की ओर इशारा किया जो दौड़कर आया और बोला, कटा हुआ और एक प्लेट पर रखा हुआ। बिना कुछ देखे दौड़ते हुए नौकर अचानक अनगिनत कीमे के टुकड़ों में बदल गया। ये कीमे के टुकड़े व्यवस्थित ढंग से और बड़े करीने से नाप के साथ मेज पर रखे एक बड़े कटोरे में उड़ गए। हर कोई दंग रह गया। तभी मास्टर 6 ने अर्जुन को गौर से देखना शुरू किया। उसने गंभीरता से अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी आंखों में एक तेज चमक उठी। छठे मास्टर ने कहा, तुमने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत की। अर्जुन ने कहा, अगर तुम फिर से आओगे तो तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे। छठे गुरु ने सिर हिलाया और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ उसे मारने दो। दो क्रूर सेवक आगे बढ़े और अपने हथियार निकाल लिए। अर्जुन ने दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, उन्हें मरने दो। उन दोनों ने मांस के कई चौकोर टुकड़े बनाए और उन्हें बड़े करीने से मेज पर रख दिया। छठी मंजिल पर शांत नौकर, सांसों की आवाज तो दूर, खून बहने और दिल की धड़कन की आवाज भी गायब हो गई। अर्जुन को मोटे तौर पर पता था कि वह बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसे जरा भी अफसोस नहीं था। अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वह फिर से ऐसा करेगा। जीने से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है, केवल जीने के लिए जीना नहीं। अर्जुन की नजर में इस तरह की चीज गरिमा और वीर थी। वहां हजारों लोग मौजूद थे, उनमें से कई हजार स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में थे। हालांकि वे केवल प्रारंभिक स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र में थे, फिर भी वे अर्जुन और अन्य लोगों को मारने के लिए पर्याप्त से अधिक थे। संभवतः बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ने मास्टर 6 की ओर देखा, जो भी अर्जुन को देख रहे थे। उसे अर्जुन की आंखों में डर नाम की कोई चीज नजर नहीं आई। बहुत समय हो गया था जब उसने ऐसा भाव देखा था। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारी आंखों में क्या देखा? छठे मास्टर ने पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। छठे गुरु ने कहा, मैंने अपनी आंखों में ठीक वैसा ही भाव देखा जैसा उस समय देखा था। उस समय मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। मुझे न तो स्वर्ग का डर था और न ही धरती का। अपने हाथों से मैं वर्तमान जियांग शान को हराने में सक्षम था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने कितने लोगों की आंखों में ऐसा भाव देखा है? इतने सारे लोग हैं कि मैं उन्हें स्पष्ट रूप से याद भी नहीं कर सकता, लेकिन अंत में मैं ही एकमात्र जीवित बचा हूँ। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में, इस संत क्षेत्र में केवल एक ही छठा मास्टर है, वह मैं हूँ। लोग कहते हैं कि हीरो एक दूसरे की कद्र करते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ज्यादातर मामलों में हीरो एक दूसरे की कद्र नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को मार डालते हैं। मास्टर 6 ने अर्जुन की आंखों में ऐसे भाव देखे। वह अर्जुन को इस वजह से कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि वह भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचने के लिए ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करेगा। इसका कारण ये था कि वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि ऐसी निगाह वाला व्यक्ति कितना बड़ा खतरा है।
मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, आज तुम बच नहीं पाओगे, लॉर्ड सिक्स ने कहा। अर्जुन जोर से हंसा। छठे गुरु ने पूछा, मरने से पहले तुम और क्या कहना चाहते हो? हाँ, अर्जुन ने कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत निराश हूँ। वापस आने से पहले मैं मास्टर सिक्स के बारे में लगातार अफवाहें सुनती रही, लेकिन मैंने वास्तव में इसे देखा है, लेकिन यह उससे अधिक कुछ नहीं है। वहाँ मौजूद लोग कुछ और बार कांप उठे। ये वाक्य बहुत ही बोल्ड था। मास्टर लियू ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। यह ऐसी नजर थी जो किसी की जान ले लेगी। अर्जुन ने कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि मास्टर सिक्स बहुत नैतिक है? लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी नैतिकता कहाँ है। एक गिल्ड के अध्यक्ष को यूं ही मौके पर मार दिया गया। मुझे बताइए कि यह नैतिक है और मैं आपको बता दूंगी ये बकवास है। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि शराबी फूल मंडप आंतरिक कलह को मना करता है? ये दूसरों को मना करता है, लेकिन खुद को नहीं। आपके अच्छे पोते ने सबके सामने हत्या कर दी, फिर भी आपने उसे रोका तक नहीं। छठे गुरु, आप भीड़ को कैसे मनाएंगे? अर्जुन ने भीड़ के चारों ओर देखा और लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने दिल में ऐसा नहीं सोचते होंगे। छठे गुरु, आप सचमुच अनैतिक हैं। आपका परपोता सचमुच कोई चीज नहीं है। जियांग डू हुआ ने सदमे से अर्जुन को देखा। उसका दिल पूरी तरह से मर चुका था। कोई संभावना नहीं है। क्या तुम मुझे डांटने की हिम्मत करोगे? मास्टर सिक्स का परपोता गुस्से में था और आगे बढ़ने वाला था। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर वह यहाँ आने की हिम्मत करता है तो उसे काटकर प्लेट में रख दो। ब्लैक सिकल ने अपने होंठ चाटे और अपने हाथों में खंजर पकड़ लिए, किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार। इस दृश्य के कारण परपोते ने अवचेतन रूप से 2 कदम पीछे हटकर जल्दबाजी में अपनी दौड़ रद्द कर दी। कुछ लोगों को टुकड़ों में काटे जाने का दृश्य अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। इस भय ने उसे ये भी भुला दिया कि उसके परदादा छठे दादा थे, जो किसी भी समय उसकी रक्षा कर सकते थे। छठे गुरु ने सिर हिलाया और एक घूंट शराब पी ली। लगता है शांति के दिन बहुत लंबे हो गए हैं। लोग छठे गुरु की गरिमा को पहले ही भूल चुके हैं। ठीक है, मैं तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ। ये ताड़ का जवाब देने जितना आसान है, लेकिन तुम्हें मारना आसान है, लेकिन भीड़ को वश में करना आसान नहीं है। क्या आप एक नया गिल्ड नहीं बनाना चाहते? ठीक है, चलो ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट चलते हैं। वापस जाओ और इसकी तैयारी करो। 5 दिन बाद ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट आओ और झंडा उतार दो। दूसरों को ये देखने दो कि मेरा छठा गुरु कोई गुंडा नहीं है। मैं तुम्हें एक उचित मौका दूंगा और मैं सभी को एक उचित मौका दूंगा। ऐसा कहने के बाद मास्टर लियू ने अपना हाथ हिलाया। अर्जुन को अचानक एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ जो उसे घेर रहा था। इसके तुरंत बाद एक अदम्य शक्ति ने उसे ब्लैक सिकल, सनसेट, ब्लू स्काई और बाकियों को रेस्टोरेंट से बाहर धकेल दिया और ड्रंकन फ्लावर पवेलियन के बाहर सड़क पर प्रकट हो गया। इसी समय ड्रंकन फ्लावर पवेलियन के प्रवेश द्वार के बाहर अचानक एक झंडा फहराया गया। ध्वज स्तंभ 10 मीटर ऊंचा था और एक व्यक्ति को बांधकर ध्वज स्तंभ से बांध दिया गया था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डू हुआ था। छठी मंजिल की खिड़की पर मास्टर लियू ने शराब का प्याला हाथ में लिए अर्जुन को कृपालुता से देखा। उन्होंने उदासीनता से कहा, अगर तुम झंडा निकाल कर जाने की क्षमता रखते हो तो अगर तुम में क्षमता नहीं है तो सड़क पर ही मर जाओगे। यही तुम्हारी जिंदगी है। इतना कहकर वे लोग खिड़की से गायब हो गए। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। उसे न तो ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट की सैर का मतलब पता था, न ही उसे पता था कि झंडा निकालने का क्या मतलब होता है। लेकिन अनार को लटकता देख वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। कैनयांग ने अर्जुन की बांह पकड़ ली और फुसफुसाया, ऐसा मत करो। यदि आप नियम तोड़ते हैं तो मास्टर सिक्स अब डू हुआ को मार सकेगा। पहले वापस चलें, धीरे धीरे कुछ बात करते हैं। वापस आते समय कैनयांग ने अर्जुन और अन्य लोगों को समझाया कि ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट में घुसने का क्या मतलब है। अध्याय 1656 तथाकथित ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट की यात्रा को सड़कों पर जाना और झंडे उखाड़ना भी कहा गया। यह एक पुराना नियम था। ये नियम छठे गुरु ने तब बनाया था जब वे दुनिया भर में साहसिक यात्रा कर रहे थे।
किसी गिल्ड में अगर कोई गिल्ड लीडर कोई गलती करता तो उसे सजा दी जाती। आमतौर पर अगर मास्टर 6 एक शब्द भी बोल देता तो गिल्ड लीडर या उपाध्यक्ष की मौत हो जाती। यह एक ऐसा नियम था जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन यदि आप मास्टर 6 की सजा से असंतुष्ट हैं तो आप सड़कों पर चल सकते हैं और झंडा खींच सकते हैं। खास तौर पर गलती करने वाले गिल्ड लीडर को झंडे की तरह झंडे पर लटका दिया जाता था और अपने साथी गिल्ड सदस्यों द्वारा बचाए जाने का इंतजार किया जाता था। यह एक तरह की तथाकथित नैतिकता थी। उन्हें ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट के एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर झंडा निकालना था। लेकिन ये प्रक्रिया कठिन है। इसे आमतौर पर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला कदम था सड़क पर चल रहे व्यक्ति को चाकू देना। यह अधिकार को भड़काने की सजा थी। खास तौर पर अगर सड़क पर सिर्फ एक ही व्यक्ति चल रहा होता तो उसे सिर्फ 3 चाकू मिलते। इन 3 चाकुओं को प्रतिरोध करने की इजाजत नहीं थी, न ही उसे डिपक्यू शील्ड को संघनित करने की इजाजत थी, न ही उसे अपने पूरे शरीर की शक्ति को प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत थी। अगर सड़क पर 2 लोग चल रहे हों तो चाकुओं की संख्या दोगुनी हो जाएगी और दोनों को 6 वार लगेंगे। अगर सड़क पर 3 लोग चल रहे हों तो चाकुओं की संख्या दोगुनी हो जाएगी और तीनों में से प्रत्येक को 9 वार लगेंगे। उन्हें जो भी चाकू मिले उन सभी पर अनंत जहर लगा हुआ था। यह एक प्रकार का जहर था जो अनंत गुप्त क्षेत्र से निकाला गया था। चोट लगने के बाद घाव कम से कम 3 दिन तक नहीं भरता था। ये वह जहर था जिस पर मास्टर 6 ने अकेले ही आक्रमण किया था। केवल वही इस सूत्र में पारंगत हो सकता था। दूसरा कदम है सड़क पर कदम रखना। उस समय दूसरे गिल्ड के कई विशेषज्ञ ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट पर पहरा दे रहे होंगे और आपको आगे नहीं जाने देंगे। तब आपके पास आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता लड़ाई ही है। आपको अपनी चोटों को सहते हुए सड़क से सड़क के अंत में स्थित ड्रंकन फ्लावर पवेलियन तक दौड़ना होगा। अगर आप उस पार पहुंच जाते हैं तो ये कदम आपकी सफलता माना जाएगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते तो आप सड़क पर ही मर जाएंगे और आपको असफल माना जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान आपको भागने की अनुमति नहीं है। तीसरा चरण झंडा उखाड़ना कहलाता है। सड़क पर चल रहे लोगों में से एक व्यक्ति उड़ नहीं सकता और उसे नंगा ही झंडे के खंभे पर चढ़ना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में तीरंदाज आप पर तीर चलाएंगे। आप चकमा तो दे सकते हैं लेकिन विरोध नहीं कर सकते। आपको 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊपर चढ़ना होगा। अगर 10 सेकंड में भी आप जिंदा बचे तो अपना झंडा निकालकर निकल सकते हैं। यह एक अतुलनीय रूप से कठोर और क्रूर प्रक्रिया थी। पिछले कुछ 100 सालों में ऐसे बहुत कम लोग हुए जिन्होंने सड़कों पर चलकर झंडे निकालने का रास्ता चुना हो। यहाँ तक कि कुछ उग्र लोग भी इसमें सफल नहीं हुए। उन सभी की दुखद मृत्यु हुई, क्योंकि अगर आप सड़कों पर जाकर झंडा उखाड़ते हैं तो यह मास्टर 6 के अधिकार को भड़काने के बराबर है। जो लोग किसी भी समय मास्टर 6 की चापलूसी करने के लिए तैयार हैं, वे इस समय अपनी वफादारी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। वे न केवल तुम्हें मार देंगे बल्कि तुम्हें यातना भी देंगे। तुम्हें कुछ समय तक जीवित रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारे पूरे शरीर को मांस की चटनी में बदल देंगे। अर्जुन को चाकू लगने या झंडा उखाड़ने की कोई परवाह नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा परवाह थी तो दूसरे कदम की, यानी सड़क पर चलने की। अर्जुन ने कैन यांग से पूछा, वह किस तरह का व्यक्ति है? अगर हजारों स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के विशेषज्ञ रास्ता रोक रहे हैं तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई उम्मीद नहीं है। कैन यांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं होगा। सड़क पर चलने के लिए स्पष्ट और सख्त आवश्यकताएं हैं। सड़क पर चलने के लिए वही आवश्यकताएं हैं जो अनंत गुप्त क्षेत्र में जानवरों को मारने के लिए होती हैं। इसे छोटी 5वीं परत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, हमें रोकने के लिए जिम्मेदार सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं जो हमसे 5 स्तर ऊपर हैं। मुख्य बात यह है कि उनकी संख्या की कोई सीमा नहीं है।
हम सभी मार्शल सेंट क्षेत्र के पहले स्तर पर हैं। फिर हमें मार्शल सेंट क्षेत्र के छठे स्तर पर सैकड़ों, हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार लोगों का सामना करना पड़ेगा जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। रोके जाने वाले लोगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है। शायद शुरुआत में हमें रोकने वाले केवल 100 या इतने ही लोग थे, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि हम वास्तव में मजबूत हैं, तो वे हमें रोकने के लिए और अधिक विशेषज्ञ भेजेंगे। क्या ये लड़ाई का अंत नहीं है? ब्लू स्काई ने भौहें चढ़ाईं। कैनयांग ने कहा, अगर हम पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यह मूलतः अंतहीन होगा। हालांकि ज्यादातर लोग दुश्मन के खिलाफ सचमुच लड़ने का चुनाव नहीं करेंगे। इसके बजाय वे सीधे ड्रंकन फ्लावर पवेलियन के प्रवेश द्वार तक पहुंचने के सभी तरीके सोचेंगे। बेशक ये भी बहुत कठिन है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़कों से झंडे हटाने की एक समय सीमा होती है। वह समय सीमा एक अगरबत्ती की है। कैनयांग के शब्दों ने अर्जुन की गिरी हुई स्वर्गीय बिजली को अपने अंदर समाहित करने की इच्छा को खत्म कर दिया। वह कैनयांग और बाकियों के साथ सड़कों पर घूमने की योजना बना रहा था। यदि वह दिव्य बिजली को अवशोषित कर लेता तो उसका क्षेत्र अचानक 3 स्तरों तक बढ़ जाता और इससे सड़क पर चलना बहुत कठिन हो जाता। कैनयांग ने जो कहा उसके अनुसार एक मार्शल कलाकार को रोकने का क्षेत्र सड़क पर चलते हुए एक मार्शल कलाकार के उच्चतम क्षेत्र पर आधारित था। दूसरे शब्दों में, अगर अर्जुन मार्शल सेंट स्टेज के चौथे स्तर पर होता और कैनयांग और बाकी सभी मार्शल सेंट स्टेज के पहले स्तर पर होते, तो उन्हें मार्शल सेंट स्टेज के 9वें स्तर के समान ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता। कैनयांग और बाकी लोगों के लिए यह एक पूरी तरह से आपदा होती। अर्जुन ने भी सोचा था कि वह अकेले ही सड़कों पर चलेगा, लेकिन चूंकि वह एक नए संघ का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए व्यक्तिगत वीरता की अनुमति स्पष्ट रूप से नहीं थी। उसे अपने भाइयों को भी साथ लाना पड़ा, अन्यथा वे इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। चूंकि उसने इन भाइयों को अपनी ओर खींचने के लिए पहले ही अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में यदि आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं और उनका उपयोग नहीं करते हैं, तो उन्हें सीधे त्यागने में क्या अंतर है? ठीक है, तो मैं लोगों को सड़कों पर चलने के लिए नियुक्त कर दूंगी, अर्जुन ने कहा। कैनयांग ने अर्जुन को रोका और कहा, मैंने कहा था कि पहले मुझे खुद को लेना होगा। अगर तुम मुझे नहीं मानते तो हम भाइयों को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम हो और मैं हूँ। हमारा रिश्ता साफ है। नीला आकाश भी बोला, मैं भी वहाँ अवश्य रहूंगा। ब्लैकसिकल ने कहा, मुझे भी शामिल कर लो। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर ये तय हो गया, हम चारों जाएंगे। अर्जुन ने बार बार सोचा, लेकिन फिर भी उसने ताकत और कीड़ों को छोड़ दिया। सबसे पहले इन दोनों को सीधे कठपुतली माना जाएगा क्योंकि वे जीवित प्राणी नहीं थे। इतिहास में ऐसा कोई नियम नहीं था कि वह सड़क पर कठपुतली लेकर आए। अगर वह सचमुच ऐसा करता भी तो उसे नहीं पता था कि मास्टर 6 उसके लिए क्या मुश्किलें खड़ी कर देगा। ब्लैकसिकल ने अपनी और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए कहा, कुल 4 लोग हैं, यानी उनमें से प्रत्येक को 12 वार मिलेंगे। अगर हम कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे तो हम निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। अगर हम बुरी तरह घायल शरीर के साथ सड़कों पर घूमेंगे तो मेरी राय में हमारे बचने की दर 10% से ज्यादा नहीं होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। ये बिल्कुल सच था। अर्जुन की अंतिम युद्ध शक्ति छठी परत को पार करना और मार्शल कलाकारों को मारना था। मत भूलिए, इसका मतलब ये था कि अर्जुन अपने चरम पर था, लेकिन अगर वह सड़क पर चलना चाहता था तो उसे बिना किसी प्रतिरोध के 12 वार सहने पड़ते थे। गंभीर चोटों के कारण एक मार्शल कलाकार की समग्र गुणवत्ता कम हो जाती है, चाहे वह शक्ति हो, गति हो, आध्यात्मिक सागर की गति हो या यहाँ तक कि डिपक्यूई की शक्ति भी हो, वह बहुत कम हो जाती है। यह एक बहुत ही परेशानी वाली समस्या थी। जैसे कोई साधारण व्यक्ति 100 जिन अनाज का एक थैला उठाकर खुशी से दौड़ सकता था, लेकिन उसके पेट में छुरा घोंपने के बारे में क्या? चोट लगना हमेशा एक ऐसी चीज रही है जिसका ध्यान एक मार्शल आर्टिस्ट को रखना पड़ता था। यह एक बड़ा मुद्दा था जो उनके जीवन और मृत्यु का निर्धारण करता था।
हालांकि चाहे कुछ भी हो उसे यह यात्रा करनी ही थी। डूहुआ को बचाने के बाद नए गिल्ड का मामला सुलझ गया। अध्याय 1657। इस मामले ने मास्टर सिटी ऑफ लाइट में काफी हलचल मचा दी थी और सभी गिल्ड नेताओं ने, बड़े और छोटे, इसे अपनी आंखों से देखा था। बहुत से लोग शो देखने के लिए प्रकाश नगरी में आए। कई मार्शल कलाकार तो अनंत गुप्त क्षेत्र के सुरक्षित शहर से भी वापस आ गए। इस दिन अर्जुन का 4 सदस्यीय समूह नियत समय पर पहुंचा। ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट ज्यादा बड़ी नहीं थी। दूसरी अतुलनीय रूप से चौड़ी सड़कों की तुलना में ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट सिर्फ 6 मील लंबी और 3000 मीटर लंबी थी। हालांकि इस सड़क का मतलब जानने वाले कई लोगों के लिए ये 3000 मीटर सचमुच मौत का रास्ता था। इस दिन ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट के पास लोगों का एक समुद्र उमड़ पड़ा था। लोग जमीन पर, इमारतों पर और आसमान में तैरते हुए खड़े थे। हर जगह लोग ही लोग थे। ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट की मुख्य सड़क के अलावा व्यवहारिक रूप से कोई खाली जगह नहीं बची थी। सब लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। बहुत लंबे समय से कोई भी सड़क पर नहीं आया है ना? क्या ऐसा नहीं है? कोई बात नहीं, इसमें 50 साल लगेंगे। 50 साल? कम से कम 100 साल तो दूर। कितने साल हो गए तो फिर कौन जाने। ऐसे दिन को याद करने का समय किसके पास है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज कौन सा दिन है। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा, इस बार सड़क पर कौन चल रहा है? कौन सा पक्ष मजबूत और वीर है? एक अन्य व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मुझे डर है कि यह कोई बड़ा आदमी नहीं है जो लंबे समय से प्रसिद्ध है। मैंने सुना है कि यह बस कुछ युवा लोग हैं। खैर, मुझे यकीन नहीं है। मैंने ये दूसरे लोगों से सुना है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि वे लोग बहुत पागल हैं। उन्होंने वास्तव में हीरो सभा में मास्टर 6 के चेहरे का खंडन किया था। हे भगवान, क्या आप जीने से थक गए हैं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और रास्ते से हटकर रहने का रवैया अपनाते हैं। वे व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, हर साल कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वे जिंदा हैं या मर गए। उन्हें लगता है कि वे दुनिया में अजेय हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है और आमतौर पर उनका अंत अच्छा नहीं होता। एक अन्य व्यक्ति ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, क्या आप भूल गए हैं कि मास्टर 6 का उत्थान कैसे हुआ था? उस समय मास्टर 6 भी कोई नहीं थे। इस व्यक्ति के आसपास के बाकी लोग तुरंत दूर छिप गए और उस व्यक्ति को देखने लगे जो बकवास कर रहा था, जैसे कि वे प्लेग के देवता को देख रहे हों। किसी ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम अब और नहीं मरना चाहते? कुछ भी कहने की हिम्मत है तुम्हारी? अगर तुम सचमुच मरना चाहते हो तो हमें मत फंसाओ। इस समय ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट के अंत में घंटियां और ढोल बजने लगे। घटनास्थल पर मौजूद भीड़ इतनी शांत थी कि एक भी मच्छर के उड़ने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। हर कोई जानता था कि घंटियों और नगाड़ों की आवाज का मतलब था कि मास्टर 6 आ गए हैं। हालांकि बहुत कम लोग थे जो वास्तव में मास्टर 6 को देख सकते थे और उनमें से अधिकांश बहुत दूर स्थित थे। जब घंटे और ढोल बंद हो गए तो सभी को पता चल गया कि मास्टर 6 ड्रंकन फ्लावर पवेलियन पर चढ़ गया है। ड्रंकन फ्लावर पवेलियन के प्रवेश द्वार पर एक तरफ एक विशाल ध्वजस्तंभ लगाया गया था। ध्वजस्तंभ के ऊपर अनार रखे हुए थे जो 5 दिनों से धूप में रखे हुए थे। इस समय अनार के फूल का पूरा शरीर घायल हो गया था। उसका पूरा शरीर मौत के कगार पर था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और होंठ फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिछले कुछ दिनों में उसने बहुत कुछ सहा हो। इसके तुरंत बाद ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर घंटियों और ढोलों की आवाज गूंज उठी। 5 मीटर व्यास वाले 10 विशाल कांस्य घंटे खटखटाए गए। सभी दिशाओं में 10 घंटियां बजने लगीं, जिससे पता चला कि 4 लोग सड़क पर चल रहे थे। दृश्य तुरंत अफरा तफरी में डूब गया। कई आंखें प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। कुछ लोग उसे अब और नहीं देख पा रहे थे और उन्होंने उसे और साफ देखने की कोशिश में अपनी गर्दनें भी आगे बढ़ा लीं। लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग थे। भीड़ थी और हर जगह लोग ही लोग थे। उनमें एक दरार भी नहीं थी। जो लोग समय से पहले चौराहे पर पहुंचना चाहते थे वे आगंतुकों की उपस्थिति देख पाते थे, लेकिन जब पैदल यात्री ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट में प्रवेश कर जाते तो चौराहे पर मौजूद
मौजूद बारीकियों को देख पाना आसान नहीं होता। अरे सचमुच 4 युवक हैं, किसी ने घबरा कर चिल्लाया। रोशनी के शहर में हवा बहुत तेज थी। धीरे धीरे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। बर्फ पड़ रही है। उनमें से एक ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और बर्फ के टुकड़ों का एक टुकड़ा उठाया। आज शायद ये बर्फ लाल रंग की हो जाएगी। अर्जुन, लेंतियान, कैन यांग, ब्लैक्सिकल और अन्य लोग साथ साथ आए। बर्फीले तूफान में इन चारों लोगों के चेहरे के भाव ठंडे और कठोर थे। क्या आप निश्चित हैं कि आप क्षेत्र दमन को नजरअंदाज कर सकते हैं? अर्जुन ने फिर से पुष्टि की। कैनयांग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। क्षेत्र दमन पहली बड़ी समस्या थी। हालांकि विमानों के कई शीर्ष योद्धाओं ने क्षेत्र दमन का विरोध करने का एक तरीका खोज लिया था। शियांग नान के विमान में राज्य के दमन को रद्द करने की विधि शियाओयू थी। यह एक साधना तकनीक थी जिसे बाई वुया ने स्वयं विकसित किया था। अन्य विमानों में सभी प्रकार की चमत्कारी तकनीकें थीं जो लोगों के दमन का प्रतिकार कर सकती थीं। इससे उनके लिए सड़कों पर सफल होना असंभव हो गया, लेकिन उनके लिए सफल होना संभव हो गया। हर किसी का खून उत्साह से उबल रहा होगा। न केवल अर्जुन और अन्य लोगों को, बल्कि दर्शकों को भी महसूस हुआ कि उनके शरीर गर्म हो गए हैं और वे तुरंत एक भयंकर युद्ध देख सकते थे। हालांकि अर्जुन का 4 लोगों का समूह अजीब तरह से शांत लग रहा था। उन्होंने उग्र आक्रोश के आवेग के कारण अपनी तार्किकता नहीं खोई। इसके विपरीत अर्जुन अभी भी पूछ रहा था, क्या आपने सभी सारंगी याद कर ली हैं? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। चिंता मत करो, बस शीर्ष पंक्ति मेरे लिए छोड़ दो। अर्जुन और अन्य लोगों ने पहले से ही इस व्यूह रचना का पूर्वाभ्यास कर लिया था। ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट कैनयांग मांस ढालों की अग्रिम पंक्ति में थे जो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अकेले ही दुश्मनों के सभी सामने के हमलों का सामना किया। एक संतुलित मार्शल कलाकार ने दूसरी पंक्ति चुनी। वह ब्लू स्काई की रक्षा का प्रभारी था, जिसकी आक्रमण सीमा सबसे मजबूत थी, लेकिन रक्षा भी सबसे कमजोर थी। नील आकाश का जल प्रकार का युद्ध कौशल एक उत्कृष्ट मारक तकनीक थी। अगर वह अपने लाभ हानि की परवाह न करता तो नील आकाश के हाथों में बचे हुए सूर्य का भी बचना बहुत मुश्किल होता। अर्जुन की जिम्मेदारी नील आकाश की रक्षा के साथ साथ उसे मारने का भी ध्यान रखना था। जहां तक स्पीड मार्शल आर्टिस्ट शियाओहुई का सवाल है, जिसे ब्लैक सिकल के नाम से भी जाना जाता है, वह अखाड़े पर नियंत्रण रखता था। उसकी गति सबसे तेज थी और वह इधर उधर घूमता रहता था। हत्या करते समय वह कैनयांग, अर्जुन और लेंतियान का ध्यान रखता था। जब कभी उन तीनों के सामने ऐसी स्थिति आती थी कि वे एक क्षण के लिए भी उससे निपटने में असमर्थ होते थे, तो वह निर्णायक रूप से उनकी मदद करते थे। अर्जुन और अन्य लोग एक अत्यंत परिपूर्ण त्रिकोणीय समूह थे और काली डरांती एक तेज ब्लेड थी जो हमेशा त्रिकोणीय समूह से बाहर निकलती थी। एक व्यक्ति ने पूछा, अंदाजा लगाओ कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। एक अन्य व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा, उनकी छोटी उम्र को देखते हुए वे वास्तव में बहुत ऊंचे साधना क्षेत्र के स्वामी हैं। मुझे डर है कि उनकी नींव अस्थिर है। मुझे डर है कि वे 10 मीटर भी बाहर नहीं चल पाएंगे। मुझे लगता है आपने उनका अंदाजा ज्यादा लगा लिया। वे अपने से 5 छोटे दायरे ऊपर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे 5 मीटर भी नहीं चल सकते। इतिहास में सड़क पर सबसे अच्छा परिणाम क्या था? उसके बगल में खड़े एक व्यक्ति ने पूछा। किसी ने उत्तर दिया, मुझे याद है, मुझे लगता है कि यह 800 मीटर है। ये तो आश्चर्यजनक है। ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट 3000 मीटर ऊंची थी और इतिहास का सबसे अच्छा रिकॉर्ड सिर्फ 800 मीटर का था। ये जानना जरूरी था कि किस व्यक्ति ने अधिकारियों को भड़काने की हिम्मत की। वह कोई बड़ी हस्ती नहीं थी। ऐसा व्यक्ति भी सिर्फ 800 मीटर की दूरी पर था। अर्जुन, कैनयांग, ब्लू स्काई और ब्लैक सिकल ही इतिहास में एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। युगों युगों से उनके जैसे लोग बहुतायत में रहे हैं, लेकिन एक समस्या यह है कि जो कुछ लोग सड़कों पर चलना चुनते हैं वे इतने युवा नहीं हैं। इस व्यक्ति के शब्दों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस समय एक बूढ़ा आदमी एक कांस्य घंटा लेकर धीरे धीरे विशाल शराबी फूल स्ट्रीट में अर्जुन और अन्य लोगों की ओर चला। सबकी निगाहें केवल उस बूढ़े आदमी पर ही टिकी थीं। अध्याय 1658। हर कोई लड़ाई देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कोई खरोंचने वाला कमीना हो।
चलते समय बूढ़ा आदमी अपने हाथ में रखे कांसे के घंटे पर दस्तक देने लगा। जब वह आधे रास्ते पर था तो अचानक दोनों तरफ की इमारतों से एक आदमी तलवार लेकर बाहर आया। वह चलता रहा। कई 100 मीटर चलने के बाद तलवार लिए एक और आदमी भी उसके पीछे पीछे चला। जब बूढ़ा आदमी ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसके पीछे पहले से ही 4 हथियारबंद लोग खड़े थे। ये शुरू होने वाला है। सभी ने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली और उत्सुकता से तीव्र युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। बूढ़े ने एक हाथ से कांसे के घंटे को दबाया और अपनी नजरें उन चारों पर घुमाईं। आखिरकार उसकी नजर अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। क्या तुम तैयार हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। अर्जुन और उसके 3 भाइयों ने एक दूसरे को देखा, अपनी कमीजें उतार दी और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को नंगा कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने एक उंगली से अर्जुन और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, 1 2 3 4। 4 लोग, एक व्यक्ति के लिए 3 ब्लेड, 2 लोगों के लिए 6 ब्लेड, 4 लोगों के लिए 12 ब्लेड, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 12 ब्लेड। इस बिंदु पर बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर चारों चाकूधारी पुरुषों की ओर देखने के लिए घुमाया और धीरे से कहा, हर चीज के लिए एक नियम होता है। सड़क पर चलने वाले लोगों को चाकू मारना आवश्यक है, लेकिन हथियार चलाने वाले को भी सावधान रहना होगा। 3 नहीं हैं, तुम्हें उन्हें अच्छी तरह याद रखना होगा। अगर आप अंग, सिर, हाथ, पैर और यहाँ तक कि उंगलियां भी नहीं काटते तो आप उन्हें काट नहीं सकते। आप प्राप्तकर्ता के शरीर के अंगों को कम नहीं होने दे सकते। दूसरा, यदि आप महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार नहीं करते हैं तो आप हृदय, मस्तिष्क, निचले यिन, हाथों और पैरों के टेंडन, गले और रीढ़ पर प्रहार नहीं कर सकते। 3 मरना नहीं चाहते। उनमें से 4 को अभी भी सड़कों पर चलना है। उन्हें सड़कों पर 12 वार करके नहीं मारा जा सकता। चारों हथियारबंद लोगों ने सिर हिलाकर कहा, मास्टर, याद रखें। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहते हुए बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में घंटा हथौड़ा पकड़ा और जोर से पीतल के घंटे पर दस्तक दी। चारों तलवारबाजों ने एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया और विशाल कृपाण को हवा में ऊंचा उठा दिया। अर्जुन और अन्य लोग वहीं स्थिर खड़े रहे। स्वूश! 4 विशाल कृपाण एक ही समय पर गिरे, जिससे अर्जुन और अन्य लोगों के शरीर पर बड़े बड़े घाव हो गए। कृपाण 3 दिनों तक जहर के प्रभाव में रहा और घाव 3 दिनों तक ठीक नहीं हो सका। इस कृपाण के प्रहार से हुए घाव के कारण अर्जुन और अन्य लोगों का मांस और रक्त बाहर की ओर बहने लगा और यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी कटकर टुकड़े हो गईं। हालांकि नियमों के अनुसार किसी मार्शल कलाकार के शरीर के अंगों को काटा नहीं जा सकता था, इसलिए हड्डियों को काटा जा सकता था लेकिन काटा नहीं जा सकता था। अर्जुन की पीठ में चाकू मारा गया था। उसके बाएं कंधे से लेकर दाएं कूल्हे तक घाव इतना गहरा था कि तुरंत ही ताजा खून बहने लगा। कैनयान के सीने में चाकू था, उसकी हंसली से लेकर दाहिनी जांघ तक चाकू था, जबकि लैंतियान के कंधे में चाकू था। इस चाकू ने उसका लगभग पूरा हाथ काट दिया। सिर पर काली दरांती से वार किया गया था। एक चाकू ने उसके माथे से ठोड़ी तक वार किया था, जिससे चेहरा 2 टुकड़ों में बढ़ गया था। मेरा खून बह गया। अर्जुन और अन्य लोगों का रक्त तेजी से बहना शुरू हो गया, लेकिन छुरा घोंपने की प्रक्रिया के दौरान वे अपनी सूक्ष्म क्यूई को प्रसारित करने और अपनी शारीरिक शक्ति को बनाए रखने में असमर्थ थे, इसलिए रक्त प्रवाह स्वचालित रूप से बंद नहीं हुआ। सबसे अच्छा तरीका तो यही था कि 12 कटों को तुरंत पूरा कर लिया जाए, लेकिन बूढ़े आदमी के शांत व्यक्तित्व ने वास्तव में इस समय आधार तैयार कर दिया था। यह एक ही स्लैश के साथ समाप्त हो गया। वह शापित बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे एक ग्रैंड मास्टर की कुर्सी पर बैठा था, आराम से और बिना किसी जल्दबाजी के अपनी चाय पी रहा था। अर्जुन और अन्य लोग बिना अपना भाव बदले वहीं खड़े रहे, जबकि उनके पतलून के पैरों से खून बहकर जमीन पर आ गया और एक खबर के रूप में एकत्रित हो गया। अत्यधिक रक्त हानि से उत्पन्न पहली गंभीर समस्या थी व्यक्ति की शक्ति का कमजोर होना। उसका मुंह और जीभ सूख गई थी, उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया था और उसे चक्कर आ रहे थे। दर्शकों ने सड़क पर चलते हुए इस घटना के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा था, लेकिन उनमें से बहुत कम लोगों ने इसे पहले देखा था। ऐसा क्रूर दृश्य देखकर वे अपनी खोपड़ी सुन्न होने से खुद को नहीं रोक पाए। उस शापित बूढ़े ने वास्तव में दूसरी हड़ताल का आदेश नहीं दिया था।
बूढ़े व्यक्ति ने चाय की चुस्की लेने के बाद आलस से दूसरे कांस्य घंटे पर दस्तक दी। टकराना। चारों हमलावरों ने एक ही समय में दूसरा चाकू भी काट डाला। इस बार अर्जुन को छाती में छुरा घोंपा गया, कैनयांग को पीठ में छुरा घोंपा गया, ब्लू स्काई को जांघ में छुरा घोंपा गया और ब्लैक सिकल को पेट में छुरा घोंपा गया। रक्त निरंतर बहता रहता था, लेकिन एक मार्शल कलाकार का शरीर रक्त का पुनर्जनन कर सकता था। हालांकि रक्त पुनर्जनन की दर अब रक्त की हानि की दर जितनी तेज नहीं थी। सड़क पर चलते हुए जो लोग पहले दौर में बच गए वे सभी पुरुष थे। किसी ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये बूढ़ा भी लोगों को देखता है। अगर इसे सड़क पर चलने वाला कोई मिल जाए तो डर और भय का जरा भी अंश हो तो यह और भी परेशान करेगा। यदि वह किसी जिद्दी और अड़ियल सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को देखता है तो वह उसे कुछ लाभ देगा। निश्चित रूप से बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन और अन्य लोगों की ओर देखा और स्वीकृति में सिर हिलाया। ये बूढ़ा आदमी इस पूरे समय हॉट अटैक बैटल का उपयोग कर रहा है, जानबूझकर अपनी गति को धीमा कर रहा है, जानबूझकर चाकू की ओर पहला कदम बढ़ा रहा है, जिससे उसके लिए इसे झेलना लगभग असंभव हो गया है, ताकि आपको इसे बाहर खींचने का समय मिल सके। देखें कि क्या आप परेशान हैं या आप अधिक से अधिक भयभीत महसूस कर रहे हैं। हालांकि अर्जुन और बाकी लोगों के हाव भाव नहीं बदले, उनमें से किसी को भी मौत का डर नहीं था। इसके विपरीत उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा से मरना चाहते थे। मौत का सामना करते हुए उन्हें कायरता का एहसास नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा उन्हें बस पछतावा हुआ। बुरा नहीं है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और तीसरी घंटी बजाए। 4 वार किए गए, जिससे अर्जुन और अन्य लोगों पर गहरे घाव हो गए। इस समय ये केवल तीसरा वार था। सबसे कमजोर रक्षा पंक्ति वाला नीला आकाश पहले से ही हाँफ रहा था, हालांकि उसकी आंखों में जरा भी डर या झिझक नहीं थी। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और फिर से दस्तक दी। अब वह जानबूझकर अर्जुन और अन्य लोगों के लिए चीजें कठिन बनाने के लिए अपनी गति धीमी नहीं करता था। चौथी बार प्रहार होने के बाद कांसे के घंटे की ध्वनि सुनाई दी। एक दस्तक के साथ उसने एक चाकू काट दिया। लगातार 8 वार के बाद ब्लू स्काई अब खड़ा नहीं रह सका। वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कई बार उठने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार गिर गया, जिससे खून चारों ओर फैल गया। काली दरांती दूसरी थी और उसका शरीर कांप रहा था और वह अब मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता था। इस समय अर्जुन ने अपना दाहिना हाथ ब्लू स्काई की ओर बढ़ाया, जिससे ब्लू स्काई ने उसकी कोहनी पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। ब्लू स्काई अर्जुन के कंधे पर झुक गया और हौंफने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। चारों लोगों के चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए थे। जब बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन की हरकतें देखीं तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके चेहरे पर सिर्फ सम्मान था। खतरे के समय बहुत कम भाई मदद के लिए हाथ बढ़ाने को तैयार थे। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और व्यक्तिगत रूप से लैन तियान के लिए एक कप चाय लाया। लैन तियान ने उसे धन्यवाद दिया और चाय पी ली। चाय असली थी और उसमें कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी नहीं थी, लेकिन कम से कम ये प्यास तो बुझा सकता है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और एक धमाके के साथ उसने 9वीं कांस्य घंटी बजाई। एक कृपाण नीचे गिरा, उसके बाद घंटे की आवाज आई, फिर एक और कृपाण गिरा। 10 वार के बाद ब्लैक सिकल अब खड़ा नहीं रह सका। वह पीठ के बल गिर पड़ा और सीधा लेट गया। खून के धब्बे को एक सुंदर लाल चित्र में बदल दिया गया। कैन यांग ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर ब्लैक सिकल को ऊपर खींचा। उसने एक हाथ से ब्लैक सिकल का कंधा थाम लिया। ठंडी हवा और भी ठंडी हो गई और हंस के पंख और बर्फ गिरने लगी। जमीन पर पड़े खून के गड्ढे जल्दी ही लाल बर्फ में जम गए। चारों ठंडी हवा में खड़े थे। अर्जुन ब्लू स्काई को सहारा दे रहा था, जबकि बचा हुआ सूरज काली दरांती पकड़े हुए था। दृश्य शांत हो गया। इस समय तमाशा देखने की मानसिकता धीरे धीरे कम हो गई और लोगों के चेहरों पर भावों ने मजबूत के लिए अधिक सम्मान दिखाया। इस सम्मान का शक्ति या साधना से कोई संबंध नहीं था। क्या सब ठीक है? बूढ़ा आदमी एक कप गर्म चाय लाया और अर्जुन को दे दिया। अर्जुन ने चाय का कप लिया और उसे ब्लैक सिकल को दे दिया। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और 11वें कांस्य घंटे पर दस्तक दी। 11वीं तलवार नीचे गिर गई
गई। उन चारों को पहले ही टुकड़ों में काट दिया गया था। उनके चेहरे चेहरे के रूप में पहचाने नहीं जा सकते थे और उनके शरीर शरीर के रूप में पहचाने नहीं जा सकते थे। ये चार मांस और रक्त राक्षसों की तरह था। अध्याय 1659। शराबी फूल मंडप में मास्टर 6 इस दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था। परपोते ने कहा, ये चारों लोग भी जिद्दी हैं। छठे मास्टर ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हारे पास इस तरह की रीढ़ नहीं है तो तुम किस रास्ते पर चलोगे। वह परपोता बहुत ही जबरदस्त रक्त ऊर्जा का स्वामी था। हालांकि वह अक्सर अपनी ताकत से दूसरों को डराता धमकाता था, फिर भी उसका हृदय जोश से भरा हुआ था। उसके जैसा युवक मूलतः धार्मिकता की बात नहीं करता था, लेकिन उसके मन में उन लोगों के लिए लालसा थी जो धार्मिकता की बात करते थे। वह उन लोगों में से एक था जो बार बार कहता था कि वह धर्मी है, लेकिन जब कभी कुछ सचमुच घटित होता था तो वह निश्चित रूप से अपने भाई को लात मारकर पहले भाग जाता था। ऐसा व्यक्ति दुनिया में हर जगह मौजूद है। जब तक वह किसी नाजुक मोड़ पर न आ जाए, आपके लिए उसे पहचानना मुश्किल है। फिर भी इस परपोते को अब भी लगता था कि उसके परदादा बहुत आगे निकल गए थे। सड़क के कोने में प्रवेश करते ही 12वीं कांस्य घंटी अंततः बज उठी। 12वीं कृपाण, 4 कृपाण रोशनी बर्फ के माध्यम से चमकती थी। स्वूश! इस अंतिम वार के कारण चारों एक साथ नीचे गिर पड़े, लेकिन फिर चारों ने पूरी ताकत से संघर्ष किया। अर्जुन मुश्किल से थोड़ा सा खड़ा हो पाया, जबकि सनसेट, जिसकी काया सबसे मजबूत थी, तीनों को घसीटता हुआ अपने साथ ले गया और अडिग रहा। बूढ़ा आदमी पास आया और सिर हिलाकर बोला, शायद भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इस बर्फ ने तुम्हारे घावों से खून बहने की दर को बहुत कम कर दिया है। जब तक उसने ये कहा, अर्जुन और अन्य लोगों के शरीर पर घाव पूरी तरह से जम चुके थे। बूढ़े आदमी ने कहा, दूसरा कदम, क्या तुम अब भी इसी सड़क पर चलोगे? अर्जुन ने कहा, चलो चलें। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। उसने ड्रंकन फ्लावर स्ट्रीट की तरफ चिल्लाकर कहा, स्वागत है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सड़क के दोनों ओर की इमारतों से 100 से अधिक मार्शल सेंट 6th लेयर मार्शल कलाकार बाहर आ गए। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, हम सड़क पर जा रहे हैं। इस आवाज ने तुरंत ही घटनास्थल का माहौल चरम पर पहुंचा दिया। 100 से अधिक मार्शल सेंट 6th लेयर मार्शल कलाकार दौड़ते हुए आए। अर्जुन और बाकी लोगों की शुरुआती योजना यही थी कि वे आगे बढ़ें और रास्ता रोक रहे लोगों से ज्यादा न लड़ें। वे तुरंत झंडे के खंभे की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा था कि ये नामुमकिन है। जान भी लगभग डटा नहीं रह पा रहा था, तो फिर हमला कैसे कर सकता था? भयंकर दुश्मनों का सामना करते हुए कैन्यांग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और अर्जुन से कहा, करो या नहीं। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए और चिल्लाया, सूखा। कैन्यांग ने ऊपर देखा और हंसा। उसने ब्लू स्काई को अपनी पीठ पर उठाया, भीड़ की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाए और आगे बढ़ा। अंततः वह अपनी एस्ट्रल क्यूई को प्रसारित कर सका और अंततः अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग कर सका। बचा हुआ सूरज एक विशालकाय भालू की तरह मुर्गियों पर हमला कर रहा था। उसका विशाल शरीर एक दूसरे से टकराया और 7-8 लोग उड़ गए। ब्लू स्काई पहले ही मौत के कगार पर था और वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। उसका लहूलुहान चेहरा जमे हुए खून से लथपथ था। उसने कमजोरी से अपने हाथ हवा में हिलाए। जल प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा की धाराएं हर जगह फैल गईं। एक छठे स्तर के मार्शल सेंट मार्शल कलाकार की छाती पर एस्ट्रल क्यूई से प्रहार किया गया और उसकी छाती तुरंत सूखी और कठोर हो गई। पहले मार्शल सेंट स्टेज का नीला आकाश छठे मार्शल सेंट स्टेज के दुश्मन को तुरंत मारने में असमर्थ था। दोनों के बीच के क्षेत्रों का अंतर बहुत ज्यादा था, खासकर इसलिए क्योंकि नीले आकाश का शरीर बहुत कमजोर था। नीले आकाश की डिपक क्यूई की ताकत पहले से ही बहुत कमजोर थी। हालांकि इस तरह उसे लगातार हमला करने के लिए और ज्यादा एस्ट्रल क्यूई छोड़नी पड़ेगी। इससे उसकी और भी ज्यादा ताकत खर्च होगी। यह एक दुष्चक्र था। हालांकि ब्लू स्काई ने अपने दांत भींच लिए और अपनी डिपक क्यूई को ऐसे छोड़ दिया जैसे वह मरना ही नहीं चाहता था। उसके रूप रंग को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह लड़ने वाला है, बल्कि वह जानबूझकर अपनी जान देने की मुद्रा में था। जल तत्व की गंदी आभा चारों ओर फैल गई और दोनों ओर से दौड़े सभी मार्शल कलाकारों को पीछे धकेल दिया।
हर बार जब कोई मार्शल कलाकार इस आभा से प्रभावित होता तो उसे अपनी चोटों से उबरने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने में असमर्थता महसूस होती। वे घायल तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके शरीर आंशिक रूप से पत्थर बन गए थे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उन दोनों के पीछे अर्जुन था, जो एक विशाल कृपाण लेकर घसीट रहा था। 4 मीटर लंबी तलवार उसके पीछे बहुत दूर घसीट ली गई। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि उसे खत्म कर सके। वह बस तलवार को जमीन तक घसीट सकता था और उस पल का इंतजार कर सकता था जब उसे लड़ने के लिए समय चाहिए। फिर वह फट पड़े। उसके सामने कैन यांग का पूरा शरीर लाल और चमकीला हो चुका था। वह लगातार हमला करता रहा, लेकिन भीड़ को चीरता हुआ आगे नहीं बढ़ सका। 100 से अधिक मार्शल कलाकार एक साथ खड़े थे। उनकी तलवारें प्रति सेकंड सैकड़ों बार उसके शरीर पर वार कर रही थीं। उसने कुछ लोगों को धक्का देकर दूर धकेल दिया और उसके पीछे खड़े कुछ लोगों ने फिर से उन्हें भर दिया। वे टक्कर पूरी नहीं कर पाए। जहां तक सूर्य द्वारा उड़ाए गए मार्शल कलाकारों का प्रश्न है, उन्होंने उन्हें दोनों ओर से घेर लिया और सूर्य की पीठ पर नीले आकाश की ओर और भी भयंकर हमला किया। ब्लू स्काई ने अपने दोनों हाथों से दीपक क्यूई की किस्में छोड़ी, जिससे हमलावर एक के बाद एक पीछे हट गए। इस क्षण कमजोर कैन यांग की निर्णय क्षमता कमजोर होने लगी। अंततः 3 मार्शल कलाकार गलत साबित हुए। उन तीनों ने बड़े बड़े तलवारों को धारण किया हुआ था, जो मोटे और एस्ट्रल क्यूई से भरे हुए थे तथा ब्लेड के चारों ओर लिपटे हुए थे तथा नीले आकाश की ओर भारी वार कर रहे थे। कैन यांग चिंतित था और उसे रोकने के लिए पीछे मुड़ने ही वाला था। पीछे मत देखो। अचानक अर्जुन की आवाज सुनाई दी, वापस जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। स्वूश। अर्जुन अचानक एक बड़े अर्धचंद्राकार बिजली के ब्लेड के साथ आ गया। उसका पूरा शरीर सूर्य के सामने से गुजर गया और तीनों हमलावर एक ही समय में हवा में जम गए। उनके शरीर 2 भागों में विभाजित हो गए। कैन यांग को न तो पीछे मुड़ने की जरूरत थी, न ही अपनी पीठ पर नीले आकाश को पुकारने की। वह जानता था कि वह अर्जुन पर भरोसा कर सकता है और अपनी पीठ अपने भाइयों को सौंप सकता है। हा, अच्छा। शेष बचा सूर्य क्रोधित पशु की तरह उत्तेजित होकर दहाड़ने लगा। उसका भयानक मांसल शरीर, जिसका द्रव्यमान एक महाक्षुद्र ग्रह के बराबर था, ने उसके लाभ को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया था। उसने केवल अपनी विशाल हथेलियों को थप्पड़ मारते देखा और 2 थप्पड़ों से 2 मार्शल सेन 6ठी परत के दुश्मनों के सिर फट गए। उन्हें मार डालो। दुश्मन की ओर से भयंकर गर्जना आई, जिसके बाद सड़क के दोनों ओर की इमारतों से सैकड़ों लोग बाहर निकल आए। अच्छा काम। कैन यांग जोर से हंसा और तेजी से आगे बढ़ा। उसके कंधे हिल रहे थे क्योंकि उसने कई मार्शल कलाकारों को पीछे धकेल दिया था। काले कछुए कबीले की शारीरिक फिटनेस ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना मनुष्य कर सके। जहां तक ब्लू स्काई की बात है, वह निश्चित रूप से कैन यांग जितना शक्तिशाली नहीं था। जब तक उस पर हमला होता, वह लगभग मर ही जाता। हालांकि उनकी शारीरिक फिटनेस अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका अनोखा जल युद्ध कौशल बेहद शक्तिशाली था। ये सचमुच एक अद्वितीय युद्ध कौशल था। ऐसे भीषण युद्ध में एक चीज थी जो शारीरिक शक्ति से भी अधिक मूल्यवान थी, और वह थी युद्ध की मंशा। ब्लू स्काई की युद्ध संबंधी मंशा भी उत्तेजित हो गई थी। रेगिस्तान। लैंतियान धीमी आवाज में दहाड़ा। एक विशाल टोरॉइडल आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिसका केंद्र वह था। इस ऊर्जा की लहर ने सभी शत्रुओं को निगल लिया। एक क्षण में हवाई लहर का सामना कर रहे दुश्मनों की अग्रिम पंक्ति में कुल 50 लोग थे और वे सभी भाग गए। इस दृश्य ने असंख्य दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ तक कि कैन यांग, अर्जुन और ब्लैक सिकल के दिल भी हिंसक रूप से कांप उठे। अरे, इस लड़के की ताकत फूट पड़ी, और वह वास्तव में इतना मजबूत था। ब्लैक सिकल ने अविश्वास से ब्लू स्काई की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। हा। अर्जुन ने ऊपर देखा और हंसते हुए कहा, अपनी दादी को चोदो, मजे करो। 5वें गुरु और 6ठे गुरु, दूसरे लोग तुमसे डरते हैं पर मैं नहीं। आक्रमण करो। अर्जुन दहाड़ा। आक्रमण करो। नीला आकाश, सूर्यास्त और काला दरांती एक साथ दहाड़े। अध्याय 1660। तीनों मार्शल कलाकार आगे बढ़े, कैन यांग के कंधों पर कूद पड़े और उसकी गर्दन के चारों ओर तलवार से वार कर दिया। कृपाण और तलवार उसकी गर्दन में धंस गए और कई चिंगारियां निकलीं। फिर भी वे बेहद कमजोर बचे हुए सूरज को चीरते हुए कई महीन घाव छोड़ गए।
ब्लू स्काई ने दोनों हाथ बढ़ाकर उन तीनों के टखने पकड़ लिए। इससे पहले कि वे घबरा कर चिल्ला पाते, उनके शरीर तेजी से सफेद होकर बर्फ जैसी सफेद रेत में बदल गए। अर्जुन आगे बढ़ा और जमीन से ऊपर उठा। उसने अपनी विशाल कृपाण ऊपर उठाए और उसे आकाश की ओर तान दिया। गड़गड़ाहट 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 गड़गड़ाहट। आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जो आकाश से अर्जुन के ब्लेड पर भारी रूप से गिर रही थी। तभी अर्जुन एक उल्का की तरह गिरा और विशाल कृपाण को जमीन पर गिरा दिया। धमाका! एक हिंसक बिजली की लहर उठी, गरजी और लुढ़क गई। सभी शत्रु बिजली की लहर में समा गए। बिजली की घनी लहरें तेज गति से एक दूसरे से जुड़ती हुई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर और फिर अगले व्यक्ति पर कूदती हुई चली गईं। इन सैकड़ों मार्शल आर्ट कलाकारों के शरीर पर बिजली और गरज के साथ उछल कूद होती रही और एक दूसरे से जुड़ती रही। एक व्यक्ति के एक बार उछलने के बाद उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही अगले व्यक्ति के शरीर पर बिजली और गरज के साथ उछलकर उसके शरीर पर गिर पड़ी। अर्जुन ने दुश्मन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े बिजली के बोल्ट बुलाए थे। इस बिजली के बोल्ट से छठे स्तर के मार्शल कलाकारों को कोई खास चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे वे अकड़ जरूर गए। एक परछाई जिसे किसी ने नहीं देखा था उस स्थान पर कई बार चमकी। एक क्षण में ही मार्शल ऋषियों के सिर गायब हो गए। छाया फिर चमक उठी और कई मार्शल संतों के सिर गायब हो गए। ब्लैक सिकल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका शरीर भूत जैसा था, उसका फिगर किसी जादू जैसा था जो लगातार दुश्मनों की भीड़ के बीच से गुजर रहा था। हर बार जब वे टिमटिमाते थे तो एक ही समय में कई मार्शल संतों के सिर कट जाते थे। 7-8 लोग कठिन कदम उठाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अर्जुन को घेर लिया और उस पर बेतरतीब ढंग से हमला कर दिया। अर्जुन की सहन शक्ति बेहद कमजोर हो गई थी और उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। भीषण युद्ध की उस तीव्र भावना के बाद उसका शरीर एक बार फिर कमजोर हो गया। 7 या 8 लोगों ने एक साथ अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया और अव्यवस्थित ब्लेडों से उसका स्वागत किया। अर्जुन ने उन तीनों को रोकने के लिए अपनी कृपाण उठाई, लेकिन उसके चेहरे, छाती, पैर और हाथों पर 100 से अधिक बार वार किया गया था। ये बेतरतीब ब्लेड अर्जुन को लगातार 3 बार मांस की चटनी में काटने के लिए काफी थे और उसकी असाधारण रूप से भयानक काया ने उसे वास्तव में जीवित रहने में मदद की। हालांकि उसके शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे और घने घाव रह गए थे। काला दरांती अचानक घूम गया और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। वह एक प्रतिबिंब में बदल गया और अर्जुन के बगल में चमक उठा। उसके हाथ में काला खंजर टिमटिमा उठा और अर्जुन को काटने वाले चारों योद्धा चाकुओं से घायल हो गए। जैसे ही काली दरांती ने चारों लाशों को दूर फेंका, 1 दर्जन से अधिक लोग आगे बढ़े और कमजोर काली दरांती को जमीन पर फेंक दिया। खून की गंध। ब्लैक सिकल के पास एक गुप्त गति तकनीक थी जिसका कोई पता नहीं लगा सकता था। हालांकि इस भीषण युद्ध में उसके कमजोर शरीर को और ज्यादा एस्ट्रल क्यूई छोड़नी पड़ी। ज्यादा एस्ट्रल क्यूई के और भी तीव्र उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करती थी, जिससे उसके लिए छिपना असंभव हो गया। सबसे गंभीर बात थी खून की गंध। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। खून की इस गंध ने उसे एक जीवित निशाना बना दिया था। दुश्मन भले ही उसकी गति न देख पा रहे हों, लेकिन उसके खून की गंध से वे बता सकते थे कि वह कहाँ गिरा है। एक ब्लेड ब्लैक सिकल के शरीर पर गिर पड़ा, जिससे उसका हाथ लगभग 2 टुकड़ों में कट गया। अर्जुन ने विशाल कृपाण को घुमाया और उसमें छेद कर दिया, जिससे काली दरांती पर लेटे हुए 4 लोगों में से 3 लोग उसमें छेद कर गए। काली दरांती भी बहुत सख्त थी। उसने सीधा नीचे काटा और एक ही बार में आखिरी व्यक्ति की गर्दन चीर दी। उठना। अर्जुन उछल पड़ा और उसने अपने बाएं हाथ से ब्लैक सिकल का दाहिना हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। उसी समय अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से विशाल कृपाण को जमीन में घोंप दिया, कृपाण को वापस मोड़ दिया और चिल्लाया, ब्लू स्काई को बचाओ। काली दरांती कृपाण के मूठ पर उछली और जोरदार धमाके के साथ उछली। काली दरांती का पूरा शरीर बाहर निकल आया और वह नीले आकाश की ओर उड़ गई। 20-30 लोग पहले ही कैनयान को गले लगा चुके थे और उसके शरीर पर लटके हुए थे। उनमें से 2 ने तो ब्लू स्काई को कैनयान की पीठ से जबरदस्ती खींच लिया।
ब्लू स्काई को सड़क किनारे फेंककर 7-8 लोग आगे बढ़े और बेतरतीब ढंग से उसे काट डाला। इस तरह की अराजक लड़ाई में युद्ध कौशल का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। न तो पर्याप्त समय था न ही पर्याप्त जगह, क्योंकि उनमें से बहुत से थे। अर्जुन की तरफ उनमें से कुछ ही थे, इसलिए अपने मार्शल कौशल को जारी करने के बाद उसकी तरफ आकस्मिक चोट की संभावना और भी अधिक थी। लैन तियान के पेट पर लगातार 3 या 4 वार किए गए, जिससे उसकी पूरी कमर लगभग कट गई और यहाँ तक कि दुश्मन के चाकू की नोक से उसकी आंतें भी बाहर निकल आईं। काली दरांती उड़कर ऊपर आए और उसकी परछाई उन मार्शल कलाकारों के समूह में घुस गई जिन्होंने नीले आकाश को मार डाला था। तुरंत ही वहां 4 व्यक्ति अलग अलग सिर के साथ दिखाई देने लगे। लड़ो। ब्लैक सिकल ने अपने हाथों में एक काला खंजर पकड़ रखा था जो उसके पीछे ब्लू स्काई की रक्षा कर रहा था और साथ ही दोनों खंजरों को आगे बढ़ा रहा था। दुश्मन ने अपनी तलवारों से काले दरांती के खंजर, उंगली, पीठ और बांह पर वार किया। प्रतिक्रिया में उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली और अनामिका उंगली उड़ गई। ब्लू स्काई ब्लैक सिकल के पीछे बैठ गया और उस अनमोल समय का आनंद लेने लगा जो ब्लैक सिकल ने उसे अपनी जिंदगी देकर दिया था। उसने अपनी बाहें क्रॉस करके बाघ के जबड़ों के बीच पानी का एक सर्पिल गोला बना दिया। जल बलिदान। ब्लू स्काई ने एक घूंट पानी भरा और ब्लैक सिकल के सिर के ऊपर से पानी का गोला उड़ा दिया। पानी की गेंद हवा में तैरने लगी और तेजी से घूमने लगी। आह 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 आह! दुश्मनों का एक समूह अचानक बुरी तरह चीख उठा। उनके शरीर पानी के गोले की ओर झुकने लगे। उन्होंने अपने शरीर को पूरी ताकत से सहारा दिया, खुद को पानी में डूबने नहीं दिया। हालांकि एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। हालांकि इन लोगों के शरीर पानी की गेंद द्वारा खींचे नहीं गए, फिर भी उनके शरीर पर भारी मात्रा में तरल पदार्थ जमा हो गया। ये तरल पदार्थ एक एक करके उनके शरीर से निकलकर पानी की गेंद में समा गए। मार्शल कलाकारों का समूह जो तरल पदार्थ से बाहर निकाला गया था सूख गया, सड़ गया और महीन सफेद रेत में बदल गया। इसके तुरंत बाद पुम्बा पुम्बा फट गया और जमीन पर धूल में बदल गया। पानी का गोला बड़ा होता जा रहा था। हर बार जब दुश्मन का तरल पदार्थ अंदर खींचा जाता तो पानी का गोला और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। ब्लैक सिकल ने जल्दी से अपनी टूटी हुई उंगली वापस खींच ली और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। इस समय तक 80 से अधिक लोग पानी की गेंद द्वारा सूख चुके थे। पानी के गोले का व्यास 10 सेंटीमीटर से बढ़कर 2 मीटर हो गया था। उस चीज को काट दो। 12 मार्शल कलाकार जोर से चिल्लाए और सभी ने रास्ता बना लिया। उनमें से 12 ने एक साथ अपनी एस्ट्रल क्यूई को संघनित किया और उसे 50 मीटर ऊंची कृपाण प्रकाश में परिवर्तित कर दिया तथा पानी के गोले की ओर बढ़ चले। काली दरांती की परछाई चमक उठी और उसने कृपाण की रोशनी का प्रतिरोध करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे थकान महसूस होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जैसे ही 2 काले खंजरों ने कृपाण की रोशनी पर प्रहार किया, ब्लैक सिकल का पूरा शरीर उड़ गया। उसने मुंह में खून भरकर थूका और पीछे की ओर उड़ गया। अर्जुन ने लगातार 5 लोगों पर वार किया और वापस उड़े काले दरांती को गले लगाने के लिए आगे आया। धमाका! ब्लेड की रोशनी से पानी की गेंद टूट गई। बच्चे! जिसने पानी की वह नस काट दी। दुश्मन ने भयंकर गर्जना की। दर्जनों लोग प्रखर प्रकाश की दर्जनों किरणों में तब्दील होकर तुरंत नीले आकाश के सामने पहुंच गए। उसके बाद तलवारों और कृपाणों ने बेतरतीब और बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। ब्लू स्काई में प्रतिरोध करने की ताकत नहीं थी। वह बस ब्लेड और तलवारों को घूरता रहा और जानता था कि उसकी आभा समाप्त हो चुकी है। क्लैंग 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 क्लैंग! एक क्षण में एक विशाल आकृति नीले आकाश के सामने घुटने टेक कर खड़ी हो गई। कैनयांग ने अपने विशाल शरीर और पीठ से नीले आकाश की ओर बढ़ रही सभी तलवारों और ब्लेडों को रोक दिया। वह लैन तियान के सामने लेटा हुआ था, लैन तियान के चेहरे की ओर मुंह करके। वह हंसा और बोला, काले बदमाश, तुझे अभी भी मेरी पिटाई करनी है। ब्लू स्काई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह हंसा और बोला, ये निश्चित नहीं है कि कौन किसको मारेगा।